अस्पताल के उस विशेष कक्ष में दवाइयों की तीखी गंध और मशीनों की एकलय बीप की आवाज गूंज रही थी, जो अनन्या के कानों में किसी हथौए की तरह बज रही थी। उसने अपनी भारी पलकों को बगी मुश्किल से खोला और अपनी बगल में रखे दो छोटे पालनों की ओर देखा, जिनमें अपनी बगल में दो छोटे पालनों की ओर देखा। उसके नवजात जूवां बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। उसके शरीर का पोर पोर दर्द कर रहा था, क्योंकि सिजेरियन ऑपरेशन का असर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। लेकिन शारीरिक पीड़ा उस मानसिक तूफान के सामने कुछ भी नहीं थी जो इस समय उसके मन में चल रहा था। उसे उम्मीद थी कि दर्दक असर असर गारकर ई पारा कर असर राहुल आएगा और अपने बच्चों को पहली बार देखकर खुशी से झूम उठेगा। लेकिन पिछले 6 घंटों से उसका कोई अता पता नहीं था और न ही उसने जोन उठाया था। खिड़की के बाहर मुंबई की बारिश ने शहर को भिगोना शुरू कर दिया था, जो अनन्या के मन में उफन रहे आंसुओं का ही एक प्रतिबिंब लग रहा था, क्योंकि उसे अनहोनी का आभास होने लगा था। कमरे का दरवाजा अचानक एक झटके के साथ खुला और अनन्या के चेहरे पर एक पल के लिए राहत की चमक आ गई, क्योंकि उसे लगा कि राहुल आ गया है। राहुल भीतर आया, लेकिन उसके चेहरे पर वह पिता बनने की खुशी या पति का स्नेह नहीं था जिसकी अनन्या उम्मीद कर रही थी, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी कठोरता और घृणा का भाव था। उसके पीछे ऊंची एई की सैंडल की खटखट आवाज करती हुई काव्या भी अंदर चली आई, जिसने एक बेहद महंगा लाल रंग का डिजाइनर ड्रेस पहन रखा था और उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी जो अनन्या के दिल को चीरने के लिए काफी थी। राहुल ने अपने हाथ में पगजी हुई एक साइल को अनन्या के बिस्तर पर लापरवाही से फेंक दिया और बिना किसी भूमिका के बेहद रूखे स्वर में कहा कि वह अब इस नाटक को और आगे नहीं बढ़ा सकता और उसे आजादी चाहिए। अनन्या उस साइल को बस देखती रह गई, जिस पर बलासक देहा अक्षरों में तलाक के कागजात लिखा हुआ था, और उसे लगा कि जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई है। अनन्या ने कांपते हुए होंठों से राहुल की ओर देखा और पूछने की कोशिश की कि आखिर यह सब क्या है और वह ऐसा क्यों कर रहा है जब उनके बच्चे अभी बस दुनिया में आए ही हैं। राहुल ने घृणा से मुंह फेर लिया और कहा कि वह एक महत्वाकांक्षी आदमी है और उसे अपने जीवन में एक ऐसी औरत चाहिए जो उसके स्टेटस और उसकी बती हुई कामयाबी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। उसने काव्या की ओर इशारा करते हुए कहा कि काव्या न केवल सुंदर है, बल्कि वह एक अमीर परिवार से भी है और उसके करियर को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है, जबकि अनन्या सिर्फ एक मध्यम वर्गीय अनाथ लड़की है जिसके पास उसे देने के लिए सिवाय बोझ के और कुछ भी नहीं है। राहुल के हर शब्द अनन्या के स्वाभिमान पर तेब की बूंदों की तरह गिर रहे थे, लेकिन उसने अपनी आंखों से आंसू नहीं गिरने दिए, क्योंकि वह अपनी कमजोरी इन निर्दयी लोगों को नहीं दिखाना चाहती थी। काव्या ने अपनी महंगी हैंडबैग को सही करते हुए बेहद नखरे भरे स्वर में कहा कि राहुल ने सही ही तो कहा है, क्योंकि तुम जैसी औरतों को लगता है कि बच्चे पैदा करके तुम अमीर आदमियों को अपने पल्लू से बांध लोगी। उसने पालनों की ओर एक उपेक्षा भरी नर्रे डाली और कहा कि राहुल को इन रोते हुए बच्चों की और तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों अगले हफ्ते पेरिस जा रहे हैं और वहां अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अनन्या का दिल यह सुनकर टुकचे टुकचे हो गया कि जिस आदमी से उसने इतना प्यार किया और जिसके लिए उसने अपने अभी की बड़ी का पेरिस चढ़े हैं परिवार तक को छोड़ दिया था, वह आज उसके बच्चों को देखने तक के लिए तैयार नहीं था। राहुल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उसे इन बच्चों की कस्टडी नहीं चाहिए और अनन्या चाहे तो उन्हें रख सकती है या किसी अनाथालय में छोड़ सकती है, क्योंकि उसके लिए यह बच्चे सिर्फ एक गलती और भविष्य की रुकावट के अलावा और कुछ नहीं है। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को पीते हुए उस आदमी को गौर से देखा जो कभी उसका पूरा संसार हुआ करता था, लेकिन आज वह किसी अजनबी से भी ज्यादा क्रूर लग रहा था। उसने महसूस किया कि अब गिहाने या भीख मांगने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि राहुल ने अपना फैसला बहुत पहले ही ले लिया था और आज वह सिर्फ औपचारिकता पूरी करने आया था। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और साइड टेबल पर रखे पेन को उठाया, जिसे देखकर राहुल और काव्या दोनों की आंखों में हैरानी का एक भाव आ गया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अनन्या रोएगी और उनके पैरों में गिरकर मिन्नतें करेगी। अनन्या के हाथ में कंपन था, लेकिन उसका इरादा पक्का था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जो पिता अपने नवजात बच्चों को बोझ समझ सकता है, वह कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता, और ऐसे इंसान के साये में उसके बच्चों का भविष्य कभी सुरक्षित नहीं रह सकता।
अनन्या ने तलाक के कागजात पर बिना एक शब्द बोले अपने हस्ताक्षर कर दिए और ताइल को राहुल की ओर बढ़ा दिया, जैसे कि वह किसी कुएं के ढेर को अपने पास से हटा रही हो। राहुल ने ताइल झपट ली और एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा कि उसे खुशी है कि अनन्या ने समझदारी दिखाई और ज्यादा तमाशा खड़ा नहीं किया। उसने अपनी जेब से कुछ नकद नोट निकाले और बिस्तर पर फेंकते हुए कहा कि यह कुछ पैसे हैं जिनसे वह कुछ दिनों तक अपना गुजारा कर सकती है और इसके बाद उसे अपनी व्यवस्था खुद करनी होगी। अनन्या ने उन पैसों की ओर देखा तक नहीं और अपनी नौरे खिड़की के बाहर गन्हा दी, जैसे कि कमरे में राहुल और काव्या का अस्तित्व ही खत्म हो गया हो। राहुल को अनन्या की यह खामोशी और उपेक्षा चुभ रही थी, लेकिन उसने इसे उसकी लाचारी समझा और काव्या का हाथ पकाकर कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कमरे में फिर से वही सन्नाटा छा गया। लेकिन इस बार वह सन्नाटा अनन्या को डरा नहीं रहा था, बल्कि उसे सोचने का मौका दे रहा था। उसने धीरे से करवट बदली और अपने दोनों बच्चों को देखा, जो अभी भी दुनिया की क्रूरता से अनजान होकर सो रहे थे और उनके मासूम चेहरों पर एक दिव्य शांति थी। अनन्या ने अपने बेटे की नन्ही उंगलियों को छूते हुए महसूस किया कि अब वह केवल उनकी मां नहीं है, बल्कि उसे अब उनके लिए पिता और रक्षक भी बनना होगा। उसने याद किया कि कैसे उसने राहुल के प्रेम के लिए अपने असली पिता और बार तो माशान अपने विशाल साम्राज्य को ठुकरा दिया था, क्योंकि वह एक साधारण जीवन जीना चाहती थी। लेकिन आज उसे समझ आ गया था कि शक्ति और पैसा न होना इस दुनिया में सबसे बड़ा अभिशाप है और लोग आपकी सादगी को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। अनन्या ने अपनी आंखों से आखिरी आंसू पोंछा और एक संकल्प के साथ बिस्तर के पास रखे ओन को उठाया, जिसे उसने पिछले 2 सालों से कभी इस्तेमाल नहीं किया था। उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे, बल्कि उनमें एक अजीब सी दृढ़ता आ गई थी, जो उसके पुराने व्यक्तित्व की वापसी का संकेत दे रही थी। उसने एक नंबर डायल किया जो उसे आज भी जुबानी याद था, और कुछ ही घंटियों के बाद दूसरी तरफ से एक गंभीर और सम्मानजनक आवाज भी सुनाई दी। सामने वाले व्यक्ति ने फोन उठाते ही अत्यंत विनीत स्वर में बात की, जैसे कि वह इस कॉल का वर्षों से इंतजार कर रहा हो और उसे विश्वास न हो रहा हो कि यह कॉल वास्तव में आया है। अनन्या ने अपनी आवाज में वह पुराना अधिकार और शाही अंदाज वापस लाते हुए कहा कि विक्रम, मैं अनन्या बोल रही हूं और मुझे तुरंत तुम्हारी मदद की जरूरत है। दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा छा गया और फिर एक कांपती हुई उत्तेजित आवाज आई, जिसने पूछा कि क्या ये वाकई मिस अनन्या सिंघानिया है और क्या वह ठीक है। अनन्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि वह ठीक है, लेकिन अब वह वापस आना चाहती है और उसे अपनी पुरानी पहचान और ताकत वापस चाहिए। उसने विक्रम को निर्देश दिया कि वह तुरंत अस्पताल आए और उसके बच्चों के लिए सबसे अच्छी सुरक्षा और सुविधाओं का इंतजार करे, क्योंकि अब वह और एक पल भी इस लाचारी में नहीं रहना चाहती। विक्रम ने तुरंत आदेश स्वीकार किया और कहा कि वह अगले 15 मिनट में अपनी पूरी टीम और काफिले के साथ वहां पहुंच रहा है। फोन रखने के बाद अनन्या ने एक बार फिर अपने बच्चों की ओर देखा और बुदबुदाई कि दुनिया ने उन्हें ठुकरा दिया है, क्योंकि वे साधारण समझी जाने वाली औरत के बच्चे हैं। लेकिन दुनिया को यह नहीं पता कि वे दोनों उस साम्राज्य के वारिस हैं जिसकी कल्पना राहुल जैसे लोग अपने सपनों में भी नहीं कर सकते। उसने अपने आंसुओं को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और उसकी आंखों में एक ऐसी आग जल उठी जो अब उन सभी लोगों को जलाकर राख कर देने के लिए तैयार थी जिन्होंने उसका अपमान किया था। राहुल ने आज सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं खोया था, बल्कि उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए उस देवी को ठुकरा दिया था जो उसे अर्श से फर्श तक लाने की ताकत रखती थी। कुछ ही देर बाद अस्पताल के बाहर गाड़ियों के एक बड़े काफिले के रुकने की आवाज़ आई और गलियारों में भारी जूतों की आवाज़ गूंजने लगी, जिसने पूरे स्टाफ को चौंका दिया। काले सूट में सजे दर्जनों सुरक्षाकर्मी और वकील अस्पताल के उस साधारण से वार्ड की ओर बबारा रहे थे, जैसे कि वहां कोई महत्वपूर्ण वीआईपी भर्ती हो। विक्रम, जो सिंघानिया साम्राज्य का सबसे वफादार और पुराना मैनेजर था, सबसे आगे चल रहा था और उसकी आंखों में अपनी खोई हुई मालकिन को वापस पाने की चमक थी। जब विक्रम ने दरवाजा खोला और अनन्या को उस साधारण से बिस्तर पर लेटे हुए देखा, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अनन्या के चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था। अनन्या ने विक्रम की ओर देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि खेल अब शुरू हुआ है विक्रम,
और अब दुनिया देखेगी कि अनन्या सिंघानिया असल में कौन है। विक्रम ने झुककर अभिवादन किया और कहा कि पूरा सिंघानिया ग्रुप और आपकी $2 बिलियन की संपत्ति आपके एक इशारे का इंतजार कर रही है। अनन्या ने अपने बच्चों को गोद में उठाया और कहा कि अब से इनका नामकरण होगा और ये अपनी मां के नाम से जाने जाएंगे। उसने कसम खाई कि वह राहुल और काव्या को अपनी सफलता के शिखर से दिखाएगी कि जिसे उन्होंने कांच का टुकड़ा समझकर फेंक दिया था, वह असल में एक बेशकीमती हीरा था। अस्पताल का वह कमरा, जो कुछ देर पहले तक अपमान का गवाह था, अब एक नए साम्राज्य के उदय का गवाह बन रहा था। अनन्या अब वह अबला नारी नहीं थी जिसे पति ने छो दिया था, बल्कि वह एक शेरनी थी जो अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थी। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और कैलेंडर के पन्ने हवा के झोंकों की तरह उड़ते रहे, जिससे 5 साल का लंबा अरसा कब बीत गया इसका किसी को आभास भी नहीं हुआ। मुंबई की गगनचुंबी इमारतें और भी ऊंची हो गई थीं और शहर की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई थी। लेकिन राहुल मेहरा की जिंदगी में वह ठहराव आ गया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी कंपनी आरके एंटरप्राइजेज, जो 5 साल पहले सफलता की सीढ़ियां छाड़ रही थी, अब कर्ज के बोझ तले इस कदर दब चुकी थी कि उसे सांस लेना भी दूभर हो रहा था। राहुल अपने दूभर प्रॉब्लम सास के साथ, जो 5 में आरके एंटरप्राइजेज और कर्मत करना के लिए कल्पन भी अपने करमानी में आरके एंटरप्राइजेज, जो 5 में इस कल्पन आलीशान केबिन में बैठा था। लेकिन उसके चेहरे पर वह पुरानी चमक और अहंकार अब कहीं नदारद था और उसकी जगह गहरी चिंताओं की लकीरों ने ले ली थी, जो उसके माथे पर पसीने की बूंदों के साथ साज चमक रही थीं। उसके सामने टेबल पर अनगिनत फाइलों का ढेर लगा था और हर फाइल किसी न किसी बैंक के नोटिस या लेनदारों की धमकियों की गवाही दे रही थी, जो उसे हर रोज मिल रही थीं, और वह समझ नहीं पा रहा था कि वह इस दलदल से बाहर कैसे निकले। दरवाजा खुला और काव्या अंदर आई, जिसके हाथों में आज भी वही महंगे शॉपिंग बैग्स थे जो उसकी आदत का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन राहुल की आंखों में अब उसके लिए वह पुराना आकर्षण नहीं बचा था। काव्या ने सोफे पर बैठते हुए शिकायत भरे लहजे में कहा कि उसका क्रेडिट कार्ड एक बुटीक में काम नहीं कर रहा था, जिससे उसे वहां मौजूद लोगों के सामने शर्मिंदा होना पहुंचा, और यह सब राहुल की नाकामी की वजह से हो रहा है। राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने मई पर मुक्का मारते हुए चिल्लाकर कहा कि कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है और उसे अपनी फिजूल खर्ची की प्री है, जबकि उन्हें कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए भी पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं। काव्या ने नाक सिकोड़ते हुए जवाब दिया कि उसने राहुल से शादी ऐश करने के लिए की थी, न कि पाई पाई का हिसाब रखने के लिए, और अगर राहुल उसे वह लाइफस्टाइल नहीं दे सकता तो उसे सोचना पड़ेगा। राहुल ने अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था कि जिस सुंदरता और स्टेटस के लिए उसने अपने परिवार को छोड़ा था, वह असल में एक खोखला दिखावा था जो अब उसके गले की फांस बन चुका था। तभी राहुल के इंटरकॉम की घंटी बजी और उसकी सेक्रेटरी ने घबराई हुई आवाज में बताया कि जेनिथ कॉरपोरेशन से उनके प्रस्ताव पर जवाब आया है, जो उनके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल था। राहुल के चेहरे पर एक पल के लिए उम्मीद की किरण जगी, क्योंकि जेनिथ एक ताल है जहां जर जगी उनकी बार की अभी उनकी एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समूह था जिसका कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ था, और अगर वे आरके एंटरप्राइजेज में निवेश करने को तैयार हो जाते तो राहुल की डूबती नैया पार लग सकती थी। उसने कांपते हाथों से फाइल उठाई और उसे पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था कि जेनिथ की नई सीईओ भारत आ रही हैं और वह व्यक्तिगत रूप से उन कंपनियों का चुनाव करेंगी जिनके साथ वे साझेदारी करना चाहती हैं। राहुल ने राहत की सांस ली और काव्या की ओर देखते हुए कहा कि यह उनका आखिरी मौका है और उन्हें किसी भी कीमत पर उस सीईओ को प्रभावित करना होगा, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। काव्या की आंखों में भी चमक आ गई, क्योंकि उसे लगा कि अब फिर से उसकी पार्टियों और विदेश यात्राओं का दौर शुरू होने वाला है, और वे दोनों अपनी खुशफहमी में यह भूल गए कि नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा है। हारों मील दूर लंदन के एक अति आधुनिक गगनचुंबी इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक विशाल कार्यालय में शीशे की दीवार के पास एक महिला खड़ी थी, जो नीचे फैले शहर को अपनी मुट्ठी में कैद करती हुई प्रतीत हो रही थी। उसका नाम अब वह नहीं था जिसे दुनिया एक बेचारी पत्नी के रूप में जानती थी, बल्कि अब वह बिजनेस जगत की
सबसे रहस्यमयी और ताकतवर महिला सुश्री सिंघानिया के नाम से विख्यात थी। उसने एक काला डिजाइनर सूट पहन रखा था जो उसके स्लिम और फिट शरीर पर पूरी तरह जच रहा था, और उसके बालों का जूहा एक सधे हुए तरीके से बंधा था जो उसके अनुशासन को दर्शाता था। 5 साल पहले की वह सहमी हुई अनन्या अब कहीं खो गई थी, और उसकी जगह एक ऐसी फौलादी औरत ने ले ली थी जिसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि अंगारे थे जो किसी को भी भस्म करने की क्षमता रखते थे। विक्रम उसके पीछे खड़ा था और उसके हाथ में एक टैबलेट था जिसमें उन कंपनियों की सूची थी जो जेनिथ से भीख मांग रही थी, और उनमें सबसे ऊपर नाम आरके एंटरप्राइजेज का था, जिसे देखकर अनन्या के होंठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। विक्रम ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाते हुए बताया कि राहुल मेहरा ने निवेश के लिए कई बार संपर्क किया है और उनकी कंपनी की वित्तीय स्थिति बेहद खराब है, जिसके कारण वे किसी भी शर्त पर समझौता करने को तैयार है। अनन्या मोही और उसकी चाल में एक ऐसा आत्मविश्वास था जो किसी महारानी को शोभा देता है, और उसने ठंडे स्वर में कहा कि अभी उन्हें और तौपने दो, क्योंकि शिकार को जाल में फंसाने से पहले उसे थकाना जरूरी होता है। उसने निर्देश दिया कि राहुल को एक मीटिंग का समय दिया जाए, लेकिन यह मीटिंग साधारण नहीं होगी, बल्कि यह एक ऐसा तमाशा होगा जहां राहुल को अपनी औकात का पता चलेगा। अनन्या ने अपनी मेमे पर रखे एक फ्रेम को देखा जिसमें उसके 2 प्यारे बच्चों आर्यन और अनिका की तस्वीर थी, और उसकी आंखों की कठोरता एक पल के लिए पिघल गई। उसने मन ही मन कहा कि यह लड़ाई सिर्फ पैसे या बदला लेने की नहीं है, बल्कि यह उन 2 मासूमों के हक की लड़ाई है जिन्हें उनके पिता ने पैदा होते ही कूहे की तरह फेंक दिया था, और अब वह पिता उनके सामने गिंगिजाएगा। शाम ढलते ही अनन्या अपनी आलीशान हवेली पहुंची, जहां उसके दोनों जवान बच्चे अपनी पच्चाई में व्यस्त थे, और 5 साल की उम्र में ही उनकी बुद्धिमत्ता सामान्य बच्चों से कहीं ज्यादा थी। आर्यन लैपटॉप पर कोडिंग सीख रहा था, जबकि अनिका 3 अलग-अलग भाषाओं में धारा प्रवाह बात कर सकती थी, जो इस बात का सबूत था कि अनन्या ने उनकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बच्चों ने अपनी मां को देखते ही दौड़कर उन्हें गले लगा लिया, और अनन्या ने उन्हें अपनी बाहों में भरकर सुकून की सांस ली, जो उसे दिन भर की कॉर्पोरेट जंग के बाद केवल यही मिलती थी। आर्यन ने अपनी तोतली लेकिन समझदार आवाज में पूछा कि क्या वे सच में भारत जा रहे हैं, क्योंकि उसने इंटरनेट पर देखा है कि मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है। अन्या ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा कि हाँ, वे घर वापस जा रहे हैं, और वहां उन्हें कुछ पुराने हिसाब चुकता करने हैं जो बहुत समय से बाकी हैं। अनिका ने अपनी मां के चेहरे को गौर से देखा और पूछा कि क्या वहां पापा मिलेंगे, जिसके बारे में अनन्या कभी बात नहीं करती थी, लेकिन आज अनन्या ने झूठ नहीं बोला। अनन्या ने बच्चों को अपने पास बैठाया और बेहद गंभीरता से कहा कि उनके पिता एक कमजोर इंसान थे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया था, और अब वे एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां उन्हें किसी पिता के नाम की जरूरत नहीं है। उसने बच्चों को सिखाया था कि दुनिया में सम्मान मांगा नहीं जाता, बल्कि छीना जाता है, और अपनी योग्यता से कमाया जाता है, इसलिए उन्हें कभी किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। बच्चों ने अपनी मां की बातों को गांठ बांध लिया, क्योंकि उन्होंने बचपन से अपनी मां को अकेले ही पूरी दुनिया से लड़ते और जीतते देखा था, इसलिए उनके लिए उनकी मां ही सुपर हीरो थीं। नौकर ने आकर बताया कि भारत जाने के लिए उनका निजी विमान तैयार है और पैकिंग पूरी हो चुकी है, जिसके बाद हवेली में एक नई हलचल शुरू हो गई। अनन्या जानती थी कि यह यात्रा केवल एक व्यापारिक दौरा नहीं है, बल्कि यह उसके अतीत के उन घावों को कुरेदने का सफर है जिन्हें उसने 5 साल तक अपनी सफलता की परतों के नीचे छिपाकर रखा था। अगले दिन मुंबई एयरपोर्ट पर एक निजी जेट उतरा जिस पर जेनिथ का लोगो चमक रहा था, और उसे देखते ही मीडिया के कैमरों में हलचल मच गई, क्योंकि सबको पता था कि अरबों की मालकिन शहर में आ रही है। जब अनन्या विमान से नीचे उतरी तो उसने काले चश्मे लगा रखे थे, और उसके चारों तरफ सुरक्षाकर्मियों का एक घेरा था जो किसी भी बाहरी व्यक्ति को उसके पास फटकने नहीं दे रहा था। हवा में एक नई सिहरन थी, और अनन्या ने मुंबई की हवा में सांस लेते हुए महसूस किया कि यह शहर अब भी वैसा ही है, लेकिन वह बदल चुकी है, और अब वह इस शहर के नियमों से नहीं बल्कि अपने नियमों से खेलेगी। उसने अपनी गाजी की पिछली सीट पर बैठते हुए विक्रम को फोन मिलाया और पूछा कि क्या राहुल को पार्टी का निमंत्रण भेज दिया गया है, जहां वे पहली बार आमने सामने होंगे। विक्रम ने पुष्टि की कि निमंत्रण पहुंच चुका है।
और राहुल इसे अपनी किस्मत का ताला खुलने की चाबी समझ रहा है, जबकि उसे नहीं पता कि वह अपनी बर्बादी के निमंत्रण पर खुश हो रहा है। उधर राहुल के घर में जश्न का माहौल था, क्योंकि उसे बिजनेस जगत की सबसे बड़ी पार्टी का वीआईपी पास मिला था, जो जेनिथ ग्रुप द्वारा आयोजित की गई थी, और उसे लगा कि अब उसके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। वह शीशे के सामने खसा होकर अपनी टाई ठीक कर रहा था और खुद से कह रहा था कि वह एक पैदाइशी विजेता है और यह बुरा वक्त बस एक छोटा सा दौर था जो अब बीत चुका है। काव्या भी अपनी सबसे महंगी साई पहनकर तैयार हो रही थी और वह इस बात से खुश थी कि अब वह फिर से पेज 3 की पार्टियों की जान बनेगी और उन सहेलियों को जला सकेगी जिन्होंने उसके बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ दिया था। राहुल ने काव्या को जल्दी करने के लिए कहा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे लेट हों और किसी भी तरह से उस रहस्यमयी सीईओ को नाराज करने का जोखिम उठाएं। उसे वह भी अंदाजा नहीं था कि जिस महिला को वह इम्प्रेस करने जा रहा है वह वही है जिसे उसने 5 साल पहले अस्पताल के बिस्तर पर बेसहारा छोड़ दिया था। गाजी पार्टी वेन्यू की तरफ बन रही थी और मुंबई की सड़कों पर बारिश शुरू हो गई थी, जो अनन्या को उस काली रात की याद दिला रही थी जब वह अपने नवजात बच्चों के साथ अस्पताल में अकेली थी। लेकिन आज वह अकेली नहीं थी, बल्कि उसके पास इतनी ताकत थी कि वह पूरे शहर को खरीद सकती थी और उसके एक इशारे पर सरकारें हिल सकती थीं। उसने अपने फोन पर राहुल की कंपनी की बैलेंस शीट देखी और पाया कि उसने न केवल कर्जे लिया है बल्कि खातों में भी हेराफेरी की है, जो उसे जेल भेजने के लिए काफी है। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया, क्योंकि अब वह एक भावुक पत्नी नहीं बल्कि एक निर्दयी शिकारी थी जो अपने शिकार पर झपट्टा मारने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी थी। गाजी एक भव्य होटल के पोर्च में रुकी और जैसे ही दरवाजा खुला अनगिनत फ्लैश लाइटें चमक उठीं, जो इस बात का ऐलान कर रही थीं कि खेल अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है। साता से पड़ी एक स्पॉट और वो के ज़रे वी इस कंपड पार्टी हॉल में देश के सबसे बड़े उद्योगपति, राजनेता और फिल्म सितारे मौजूद थे, जो सब जेनिथ की नई सीईओ की एक झलक पाने के लिए बेताब थे, क्योंकि किसी ने भी उसे अब तक नहीं देखा था। राहुल और काव्या एक कोने में खाए होकर शैंपेन पी रहे थे और अपनी नर्वसनेस को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उनकी नारें बार बार प्रवेश द्वार की ओर जा रही थीं। तभी अचानक संगीत धीमा हो गया और हॉल में एक सन्नाटा छा गया, क्योंकि उद्घोषक ने मिस अनन्या सिंघानिया के आगमन की घोषणा की और सभी की निगाहें सीढ़ियों की ओर मुड़ गईं। राहुल ने जैसे ही वह नाम सुना, उसे एक अजीब सा झटका लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है, क्योंकि उसकी पत्नी अनन्या तो एक साधारण अनाथ लड़की थी। लेकिन जब सीईओ के ऊपर से एक साया उभरा और रोशनी में आया, तो राहुल के हाथ से शैंपेन का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया और उसके टुक्के टुक्के हो गए। वह महिला जो नीचे उतर रही थी, उसकी शक्ल अनन्या से हूबहू मिलती थी, लेकिन उसका अंदाज, उसका पहनावा और उसके चेहरे का तेज जमीन आसमान का फर्क दिखा रहा था, जो राहुल की समझ से बाहर था। वह किसी अप्सरा की तरह लग रही थी, जिसके कदमों में दुनिया झुकने को तैयार थी और राहुल की सांसें जैसे गले में ही अटक गई थीं। काव्या भी उसे देखकर पत्थर की मूरत बन गई थी, क्योंकि वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि यह वही गवार औरत है जिसे उसने 5 साल पहले अपनी हील्स के नीचे कुचलने की कोशिश की थी। अनन्या ने हॉल में मौजूद किसी भी व्यक्ति की ओर नहीं देखा और सीधे मंच की ओर बही, जहां विक्रम उसका इंतजार कर रहा था, और उसकी हर चाल में एक ऐसा अधिकार था जिसने वहां मौजूद हर पुरुष का अहंकार चकनाचूर कर दिया। राहुल का दिल दूर दूर से धड़क रहा था और उसे लग रहा था कि वह कोई डरावना सपना देख रहा है जिससे वह जाग नहीं पा रहा है। मंच पर पहुंचकर अनन्या ने माइक संभाला और अपनी मखमली लेकिन दमदार आवाज में बोलना शुरू किया, जिससे हॉल का कोना कोना गूंज उठा और हर कोई मंत्रमुग्ध होकर उसे सुन रहा था। उसने कहा कि जेनिथ भारत में केवल व्यापार करने नहीं आया है, बल्कि उन मूल्यों को स्थापित करने आया है जो आज के दौर में कहीं खो गए हैं, और वो केवल उन लोगों के साथ काम करेगी जो ईमानदारी और निष्ठा रखते हैं। उसकी नजरें घूमते घूमते भीम में खचे राहुल पर जाकर टिक गईं और एक पल के लिए दोनों की नजरें मिलीं, जिसमें राहुल को अपनी मौत का मंजर नजर आया। अनन्या ने एक सूक्ष्म मुस्कान दी, जिसे केवल राहुल ही समझ सकता था, और उस मुस्कान में इतना जहर था कि राहुल के पसीने छूट गए। उसने अपना भाषण खत्म किया और विक्रम से इशारा किया कि अब व्यक्तिगत मुलाकातों का दौर शुरू किया जाए,
क्योंकि वह जानती थी असली नाटक तो अब शुरू होने वाला है। राहुल अभी भी सदमे में था और काव्या उसे झकझोर रही थी कि वह कुछ करे और पता लगाए कि क्या यह सचमुच वही अनन्या है या कोई हमशक्ल। काव्या का चेहरा भी डर से पीला पाद गया था, क्योंकि अगर यह वही अनन्या थी तो उनका भविष्य अब अंधकारमय था और वे जिस निवेश के सपने देख रहे थे वह एक बुरे सपने में बदल सकता था। राहुल ने कांपते पैरों से विक्रम की ओर बनने की कोशिश की ताकि वह सच्चाई जान सके, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उसे रोक दिया और कहा कि उसे अपनी बारी का इंतजार करना होगा। राहुल को जीवन में पहली बार कतार में खड़े होने और इंतजार करने की अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा, जो उसके लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। वह दूर से अनन्या को देख रहा था, जो बब्बे बब्बे उद्योगपतियों से ऐसे मिल रही थी जैसे वे उसके कर्मचारी हों, और यह दृश्य राहुल के कलेजे को छलनी कर रहा था। काफी देर बाद विक्रम राहुल के पास आया और बेहद औपचारिक लहजे में कहा कि मैडम उनसे मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके पास केवल 5 मिनट का समय है। राहुल ने अपनी टाई ठीक की और पसीने पोंछते हुए उस निजी केबिन की ओर बढ़ा जहां अनन्या बैठी थी और उसका दिल किसी हथौड़े की तरह उसकी पसलियों से टकरा रहा था। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, उसे वातानुकूलित कमरे में भी ठंड का एहसास हुआ, क्योंकि अनन्या की मौजूदगी ही इतनी प्रभावशाली थी। वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर बैठी थी और हाथ में एक पेन घुमा रही थी, जैसे वह राहुल की किस्मत का फैसला लिखने के लिए तैयार हो। राहुल ने कंपकंपाती आवाज में हेलो कहा, लेकिन अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे ऊपर से नीचे तक देखा जैसे कोई जौहरी किसी नकली हीरे को परख रहा हो। और फिर एक ऐसी खामोशी छा गई जो तूफान से पहले की चेतावनी थी। राहुल मेहरा उस आलीशान केबिन के बीचों बीच खचा था और उसके माथे से पसीना बहकर उसकी आंखों में जा रहा था, लेकिन उसे पहुंचने की हिम्मत उसमें नहीं थी, क्योंकि सामने बैठी महिला की नजरें किसी लेवर बीम की तरह उसके आर पार देख रही थीं। अनन्या केबिन आंदा के खोशन की आपर दोनों के बाद उसके बीम के बीचों बीच उसके आर पार देख रही थी। ने अपनी कुर्सी को हल्का सा घुमाया और उसके होंठों पर एक ऐसी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी जिसने राहुल के अंदर तक सिहरन पैदा कर दी थी, क्योंकि वह मुस्कान जानी पहचानी होते हुए भी एकदम अजनबी थी। उसने अपनी उंगलियों से मेंग पर एक ताल दी और बहुत ही सधे हुए और ठंडे स्वर में पूछा कि क्या आरके एंटरप्राइजेस के सीईओ को चुप रहने की आदत है या फिर वह अपना प्रस्ताव घर भूल आए हैं। राहुल ने हब्बाते हुए अपनी साइल को आगे बाया, लेकिन उसके हाथ इतनी जोर से कांप रहे थे कि साइल मेक पर गिरने से बाल बाल बची, और इस छोटी सी चूक पर अनन्या कोई बारा भी सामने है ने अपनी भौहें चजा लीं, जैसे उसे किसी अनाही से बात करना पसंद न हो। राहुल ने अपनी सूखी हुई जीभ को होंठों पर फेरा और बगी मुश्किल से अपनी आवा में थोड़ा दम लाने की कोशिश की, ताकि वह अपने आप को एक सफल व्यापारी के रूप में पेश कर सके, जो वह अब नहीं था। उसने कहा कि मिस सिंघानिया, यह हमारे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है कि आपने हमें मिलने का मौका दिया, और हमारा प्रस्ताव आपकी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अनन्या ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर अचानक वोर से हंस पची, लेकिन उस हंसी में खुशी का एक कतरा भी नहीं था, बल्कि वह केवल उपहास था। उसने राहुल की बात को बीच में ही काटते हुए कहा कि उसे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि राहुल की कंपनी डूब रही है और वह यहां साझेदारी करने नहीं बल्कि भीख मांगने आया है। राहुल का चेहरा अपमान से लाल हो गया, क्योंकि किसी ने भी आज तक उसके मुन्हा नाती से डूब रही है, पर इतनी कौजवी सच्चाई इस तरह नहीं बोली थी। तभी केबिन का दरवाजा बिना खटखटाए खुला और काव्या अंदर आ धमकी, क्योंकि उसकी बेसब्री और जलन ने उसे बाहर इंतजार करने नहीं दिया था और वह देखना चाहती थी कि अंदर क्या हो रहा है। काव्या ने अंदर आते ही अनन्या को देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह भी राहुल की तरह ही उस चेहरे को देखकर सन्न रह गई थी, जिसे उसने हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। अनन्या ने काव्या की ओर एक तिरछी नजर डाली और अपनी नाक सिकोही जैसे उसे किसी गंदी ची की बदबू आ रही हो, और उसने विक्रम की ओर देखते हुए काजी शब्दों में पूछा कि इस बिना अपॉइंटमेंट वाली औरत को अंदर किसने आने दिया। राहुल ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए कहा कि यह उसकी पत्नी और बिजनेस पार्टनर काव्या है और वह भी इस मीटिंग का हिस्सा बनना चाहती है।
अनन्या ने काव्या को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया और उसकी महंगी साई और गहनों को देखकर एक तुच्छ मुस्कान दी और कहा कि उसे लगा था कि बिजनेस मीटिंग में केवल प्रोफेशनल लोग आते हैं, न कि फैशन परेड करने वाले। काव्या को यह बात तीर की तरह चुभी, क्योंकि उसे अपने फैशन सेंस पर बहुत घमंड था, लेकिन आज उसे एक ऐसी औरत के सामने छोटा महसूस हो रहा था जिसका क्लास और स्टाइल उससे कहीं गुना ज्यादा ऊंचा था। अनन्या ने इशारा किया कि वे दोनों बैठ जाएं और उसने विक्रम से पानी लाने को नहीं कहा, जिससे यह साय हो गया कि वह उन्हें मेहमान नहीं बल्कि मुजरिम मान रही है। काव्या सोफे के किनारे पर बैठ गई और उसकी नजरें लगातार अनन्या के चेहरे पर टिकी थीं, जो यह पता लगाने की कोशिश कर रही थीं कि क्या यह वही अनन्या है या कोई और। राहुल ने हिम्मत जुटाकर अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की और वह आंकड़े बताने लगा जो उसने बड़ी मेहनत से तैयार किए थे, ताकि वह दिखा सके कि उसकी कंपनी अभी भी मुनाफे में है और भविष्य उज्ज्वल है। लेकिन अनन्या ने उसे 2 मिनट भी पूरा नहीं बोलने दिया और बीच में ही टोकते हुए कहा कि उसे झूठे सपने बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास असली रिपोर्ट मौजूद है। उसने एक टैबलेट स्क्रीन को उनकी ओर घुमाया, जिसमें राहुल की कंपनी के असली घाटे और कर्ज का पूरा विवरण था, जिसे देखकर राहुल और काव्या के चेहरों से रही सही रंगत भी उड़ गई। अनन्या ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि जेनिथ ग्रुप कभी भी डूबते हुए जहां पर अपना खजाना नहीं लादता, और राहुल ने अपनी नालायकी से एक अच्छी खासी कंपनी को बर्बाद कर दिया है। राहुल अपनी जगह पर जम गया था और उसके दिमाग में एक ही सवाल हथौड़े की तरह बज रहा था कि आखिर इस महिला को उनकी कंपनी की अंदरूनी बातों का इतना बारीक पता कैसे है, जो केवल उसे ही मालूम थी। उसने अपनी घबराहट को दबाते हुए अनन्या की आंखों में देखा और पूछ ही लिया कि क्या वे पहले कभी मिल चुके हैं, क्योंकि उसका काटफोर चेहरा उसे किसी बहुत ही करीबी इंसान की याद दिला रहा है। कमरे में एक पल के लिए इतना सन्नाटा छा गया कि सांस लेने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी, और काव्या ने भी अपनी सांस रोक ली, क्योंकि वह भी यही जवाब सुनना चाहती थी। अनन्या ने अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर टेक लगाई और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जो किसी शिकारी की आंखों में शिकार को जाल में फंसते देखाती है। अनन्या ने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया कि दुनिया में हम शक्ल बहुत होते हैं मिस्टर मेहरा, लेकिन सिंघानिया खानदान की वारिस का किसी साधारण इंसान से कोई लेना देना नहीं हो सकता। उसने अपने शब्दों पर होर देते हुए कहा कि उसे अक्सर लोग किसी नाते ना किसी से जो कर देखते हैं, क्योंकि हर कोई उसकी सफलता और दौलत के साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है, और यह उसके लिए कोई नई बात नहीं है। राहुल को उसका जवाब बहुत ही रूखा और अपमानजनक लगा, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक तसल्ली भी हुई कि शायद यह अनन्या नहीं है, क्योंकि उसकी अनन्या इतनी क्रूर और घमंडी नहीं हो सकती थी। उसने खुद को समझाया कि 5 साल में कोई इंसान इतना नहीं बदल सकता कि उसकी आत्मा ही बदल जाए, और यह औरत तो साक्षात पत्थर की बनी मालूम होती है। काव्या अभी भी शक के घेरे में थी और उसने जानबूझकर अनन्या को उकसाने के लिए कहा कि राहुल की पहली पत्नी बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी, लेकिन वह बहुत ही गरीब और अनपगवार थी, जिसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी। काव्या ने यह बात बहुत ही जहरीले अंदाज में कही थी, ताकि वह अनन्या के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया देख सके जो उसके शक को यकीन में बदल दे। लेकिन अनन्या ने अपनी भावभंगिमा में बड़ा भी बदलाव नहीं आने दिया, और उसने काव्या की बात को ऐसे नौरंदाव कर दिया जैसे किसी मच्छर की भिनभिनाहट हो। उसने अपनी आइल बंद करते हुए कहा कि उसे किसी की निजी जिंदगी और पुरानी बीवियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उसका वक्त बहुत कीमती है और वह यहाँ गपशप करने नहीं बैठी है। अनन्या ने अपनी कलाई में बंधी बेशकीमती घड़ी की ओर देखा और उठ खड़ी हुई, जिससे यह संकेत मिल गया कि मीटिंग अब खत्म हो चुकी है और उन्हें अब यहां से चले जाना चाहिए। उसने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा कि वैसे तो उनका प्रस्ताव कचरे के डिब्बे में डालने लायक है, लेकिन उसे जोखिम उठाने का शौक है और वह देखना चाहती है कि क्या राहुल अपनी गलतियों को सुधार सकता है। उसने एक शर्त रखी कि अगर राहुल अगले 24 घंटों में एक ऐसा प्लान लेकर आए जो वास्तव में व्यावहारिक हो, तो वह निवेश के बारे में सोच सकती है, वरना वे दोबारा अपना चेहरा न दिखाएं। राहुल के लिए यह डूबते को तिनके का सहारा जैसा था और उसने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी, भले ही उसे पता नहीं था कि वह यह कैसे करेगा। राहुल और काव्या उस आलीशान केबिन से बाहर निकले तो उन्हें लगा कि वे किसी शेर की मांद से हिंदा वापस आ गए हैं, लेकिन उनके दिलों की धड़कन अभी भी सामान्य नहीं हुई थी।
पार्टी हॉल में वापस आते ही लोगों की नौरें उन पर गही गईं और वे कानाफूसी करने लगे कि आखिर अंदर क्या हुआ होगा, क्योंकि राहुल का चेहरा उतरा हुआ था और काव्या भी डरी हुई लग रही थी। वे बिना किसी से बात किए तेजी से बाहर निकल गए, क्योंकि अब उनमें वहां रुकने और झूठी मुस्कुराहट बिखेरने की ताकत नहीं बची थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन राहुल का शरीर अभी भी पसीने से भीगा हुआ था और उसे बार बार अनन्या की वह ठंडी और जानलेवा मुस्कान याद आ रही थी। कार में बैठते ही काव्या का सब्र का बांध टूट गया और उसने राहुल पर चीखते हुए कहा कि यह औरत वही है और वह उन्हें बर्बाद करने के लिए वापस आई है, इसमें कोई शक नहीं है। राहुल ने झुंझलाते हुए स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा और कहा कि यह नामुमकिन है, क्योंकि अनन्या के पास खाने के पैसे नहीं थे तो वह $2 बिलियन की मालकिन कैसे बन सकती है। उसने तर्क दिया कि यह केवल एक इत्तेफाक है और शायद यह औरत उसका फायदा उठाना चाहती है, लेकिन काव्या उसकी बातों से सहमत नहीं थी। काव्या का दिल कह रहा था कि उस औरत की आंखों में जो नफरत थी वह किसी अजनबी के लिए नहीं हो सकती, बल्कि वह नफरत केवल उस इंसान के लिए होती है जिसने उसे गहरा दर्द दिया हो। उधर केबिन के अंदर अनन्या अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी और उसने उस गिलास को उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया जिसे राहुल ने छूने की कोशिश की थी, जैसे वह उसके स्पर्श से भी घृणा करती हो। विक्रम अंदर आया और उसने देखा कि अनन्या का शरीर गुस्से से कांप रहा था, जो उसने मीटिंग के दौरान बाही कुशलता से छिपा रखा था। अनन्या ने खिड़की के पास जाकर बाहर देखा, जहां राहुल की कार दूर जा रही थी, और उसने धीरे से कहा कि यह तो बस शुरुआत है और असली खेल तो अब शुरू होगा। उसने विक्रम से कहा कि कल के लिए तैयारी करो, क्योंकि वह राहुल को एक ऐसे जाल में फंसाने वाली है जहां से निकलने का रास्ता सीधे जेल की ओर जाता है। अनन्या को वह पल याद आया जब उसने अपनी नवजात बच्चों को लेकर उस तूफानी रात में कसम खाई थी कि एक दिन वह इन लोगों को अपनी एइयों के नीचे रोन देगी, और आज वह दिन आ गया था। उसे अपने बच्चों के मासूम चेहरे याद आए जो घर पर उसका इंतजार कर रहे थे, और यही विचार उसे अपनी भावनाओं पर काबू पाने की ताकत देता था। उसने खुद से वादा किया कि वह राहुल को इतनी आसानी से हारने नहीं देगी, बल्कि पहले उसे उम्मीद की ऊंचाइयों पर ले जाएगी और फिर वहां से गिराएगी ताकि दर्द की गूंज पूरी दुनिया सुने। विक्रम ने उसे याद दिलाया कि उसे अभी भी पार्टी में वापस जाना है ताकि वह बाकी मेहमानों से मिल सके और अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सके। अनन्या ने आईने में अपना चेहरा देखा और अपनी भावनाओं का मुखौटा फिर से पहन लिया, जिसने उसे एक भावुक मां से एक निर्दयी व्यापारी में बदल दिया था। उसने अपनी लिपस्टिक ठीक की और अपनी आंखों में वही बर्फीलापन वापस ले आई जो दुनिया को डराने के लिए काफी था। जब वह दोबारा पार्टी हॉल में दाखिल हुई तो उसके चेहरे पर विजय की चमक थी और लोग उसके सम्मान में अपने आप रास्ता छोड़ने लगे। उसे पता था कि राहुल पूरी रात सो नहीं पाएगा और डर के साये में जिएगा, और यही उसकी पहली जीत थी। रात गहरी हो चुकी थी और राहुल अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठा शराब के गिलास खाली कर रहा था, जबकि काव्या अपने कमरे में फोन पर किसी जासूस से बात कर रही थी। काव्या ने ठान लिया था कि वह इस अनन्या सिंघानिया की पूरी कुंडली निकाल कर रहेगी, क्योंकि उसे अपनी छठी इंद्री पर पूरा भरोसा था कि कुछ तो बहुत गलत है। राहुल नशे में धुत होकर बड़बड़ा रहा था कि वह एक जीनियस है और वह इस नई चुनौती को भी पार कर लेगा और फिर से दुनिया का राजा बनेगा। उसे यह नहीं पता था कि जिस अहंकार के नशे में वह झूम रहा है, वही अहंकार उसे उस गड्ढे में गिराने वाला है जिसे उसने खुद खोदा था। अगली सुबह का सूरज एक नई जंग का पैगाम लेकर आने वाला था और पूरा शहर इस बात से अनजान था कि एक महिला अपने प्रतिशोध की आग में पूरे कॉरपोरेट जगत को हिलाने वाली है। अनन्या अपने घर की बालकनी में खड़ी होकर सूर्योदय देख रही थी और उसके हाथ में एक कप कॉफी थी जिसकी महक हवा में घुली हुई थी। उसके बच्चे अभी सो रहे थे और वह नहीं चाहती थी कि उसकी ललाई की परछाई भी उन पर पड़े। उसने आसमान की ओर देखकर अपने पिता को याद किया और कहा कि आज वह उनकी विरासत का इस्तेमाल उस बुराई को खत्म करने के लिए करेगी जिसने उसकी मासूमियत छीन ली थी। अनन्या का फोन बजा और उसने देखा कि यह विक्रम का मैसेज था, जिसमें लिखा था कि जाल बिछ चुका है और शिकार धीरे धीरे उसकी तरफ बन रहा है। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि न्याय होकर रहेगा, चाहे उसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। उसने अपनी कॉफी का घूंट भरा और
अपने दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो गई, जो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाला था। यह कहानी अब केवल प्यार और धोखे की नहीं रह गई थी, बल्कि यह शक्ति, स्वाभिमान और प्रतिशोध की एक महागाथा बन चुकी थी। राहुल मेहरा को यह गुमान था कि वह खिलाड़ी है और दुनिया उसकी बिसात है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बिसात अब पलट चुकी है और वहीर के हाथ में अब असली लगाम है। आने वाला वक्त गवाह बनने वाला था कि कैसे एक औरत का अपमान एक साम्राज्य के पतन का कारण बन, और दुनिया गहा था कि बहा के बाद और दोह से बात करने की बात होने के लिए तो एक अपमान पड़ेगा सकता है, और कैसे राख से उठकर एक फीनिक्स नया आसमान छू सकता है। अनन्या ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने दिल में जल रही उस आग को और हवा दी, जो अब तब तक नहीं बुझेगी जब तक सब कुछ खाक न हो जाए। अगली सुबह का सूरज मुंबई के आकाश में छड़ चुका था और शहर की भागदौड़ पूरी रफ्तार पर थी, लेकिन राहुल मेहरा के लिए समय जैसे थम गया था। जब वह जेनिथ कॉरपोरेशन के गगनचुंबी मुख्यालय के बाहर खचा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। यह इमारत इतनी भव्य और विशाल थी कि इसके सामने खचा होकर राहुल को अपनी हैसियत एक चींटी के बराबर लग रही थी, और उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था, जिसे वह बड़ी मुश्किल से बटोर कर लाया था। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और कांच के स्वचालित दरवाजों से भीतर प्रवेश किया, जहां का तापमान बाहर की गर्मी के बिल्कुल विपरीत एकदम ठंडा और नियंत्रित था, जो उसे और भी असहज कर रहा था। रिसेप्शन पर बैठी महिला ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई बिन बुलाया मेहमान हो, और बहुत ही रूखे स्वर में उसे वेटिंग एरिया में बैठने का निर्देश दिया, जहां उसे अपनी घबराहट के साथ अकेला छोड़ दिया गया। हर गुजरते मिनट के साथ राहुल का धैर्य जवाब दे रहा था और उसे अपमान का कौवा घूंट पीना पड़ रहा था, क्योंकि वह कभी दूसरों को इंतजार करवाया करता था। करीब 1 घंटे के लंबे और तनावपूर्ण इंतजार के बाद एक सहायक आया और उसने राहुल को इशारे से अपने पीछे आने को कहा, जिसके बाद वे एक लंबी और खामोश कॉरिडोर से गुजरे, जहां दीवारों पर लगी पेंटिंग्स ही राहुल की पूरी जायदाद से बाद कीमती लग रही थीं। अंत में वे एक बड़े दरवाजे के सामने रुके और सहायक ने दरवाजा खोलकर राहुल को अंदर जाने का रास्ता दिया, जहां अनन्या अपनी विशाल मेज के पीछे बैठी कुछ फाइलों में व्यस्त थी। उसने सिर उठाकर राहुल की तरफ देखा भी नहीं और बस हाथ के इशारे से उसे सामने रखी कुर्सी पर बैठने को कहा, जैसे वह किसी पालतू जानवर को निर्देश दे रही हो। राहुल ने अपना अपमान का घूंट पीकर कुर्सी संभाली और अपने आप को शांत रखने की कोशिश की, क्योंकि वह जानता था कि उसका भविष्य और उसकी कंपनी की सांसें इसी महिला के हाथों में कैद हैं। कमरे में सिरमे के साथ अपने महाद रखने की कोशिश की और कमरे में सिरकी का दाब अंदाजा, एसी की हल्की आवाज़ों और अनन्या के पेन के कागे पर चलने की आवाज़ों गूंज रही थी, जो राहुल के दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। आखिरकार अनन्या ने आइल बंद की और अपनी कुर्सी को राहुल की तरफ घुमाया, और उसकी आंखों में वह ठंडी चमक थी जो राहुल को बार बार उस रात की याद दिला रही थी जब उसने अपनी पत्नी को छोड़ा था। उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा कि उसने राहुल का नया कार करने का भी हाथा प्रस्ताव पाया है, और उसे हैरानी है कि एक अनुभवी व्यापारी इतना बचकाना और खोखला प्लान कैसे बना सकता है। राहुल ने प्रतिवाद करने की कोशिश की और कहा कि यह मार्केट का सबसे बेहतरीन प्लान है, लेकिन अनन्या ने उसे बीच में ही रोक दिया और मेज पर रखे एक चार्ट की तरफ इशारा किया। उसने बहुत ही तीखे शब्दों में कहा कि राहुल के आंकड़े हवा में बनाए गए हैं और जमीन पर उनकी कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि जिस मुनाफे का वह दावा कर रहा है वह असंभव है। अनन्या ने एक एक करके उसकी योजना की कमियों को उजागर करना शुरू किया, और वह इतनी काम करता बारीकी से बात कर रही थी कि राहुल को लगा जैसे वह किसी स्कूल के बच्चे की तरह डांट खा रहा हो। अनन्या ने एक विशेष पन्ने को पलटते हुए पूछा कि राहुल ने जो पिछली तिमाही में नुकसान दिखाया है, उसे छिपाने के लिए उसने खातों में जो हेराफेरी की है, क्या वह कानूनी तौर पर सही है? यह सुनते ही राहुल के चेहरे से रही सही रंगत भी उड़ गई और उसका गला सूख गया, क्योंकि यह राज सिर्फ उसे और उसके अकाउंटेंट को पता था और किसी तीसरे को इसकी भनक भी नहीं थी। उसने हकलाते हुए सफाई देने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक अस्थायी समायोजन है और जैसे ही नया निवेश आएगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी आवाज़ में डर सा झलक रहा था। अनन्या ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा कि अगर वह चाहे तो इसी वक्त इन दस्तावेजों को सार्वजनिक कर सकती है और राहुल को जेल की हवा खानी पड़ सकती है।
राहुल को महसूस हुआ कि वह शेर के पिंजरे में पूरी तरह फंस चुका है और अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है, सिवाय इसके कि वह शेर की शर्तों को मान ले। तभी अनन्या के बोन की घंटी बजी और उसने बात करने के लिए एक पल का समय लिया, जिससे राहुल को संभलने का थोड़ा मौका मिला और उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर पसीने से तरबतर चेहरा पोंछा। वह सोच रहा था कि आखिर इस महिला के पास इतनी सटीक जानकारी कहां से आई और क्या उसकी कंपनी में कोई जासूस है जो सारी खबरें बाहर पहुंचा रहा है। उसने मन ही मन तय किया कि वह वापस जाकर अपने सारे कर्मचारियों की जांच करेगा, लेकिन अभी उसे किसी भी तरह इस मुसीबत से निकलना था। अनन्या ने फोन रखा और राहुल की आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि उसके पास राहुल के लिए एक ऑफर है जो उसकी डूबती नैया को पार लगा सकता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होगी। राहुल की आंखों में लालच की चमक आ गई, क्योंकि उसे लगा कि शायद अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और वह किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार होता है। गया अनन्या ने एक नई और मोटी साइल राहुल के सामने सरकाई और कहा कि जेनिथ कॉरपोरेशन उसके प्रोजेक्ट में पैसा लगाने को तैयार है, लेकिन बदले में राहुल को अपनी कंपनी के 70% शेयर गिरवी रखने होंगे। इसके अलावा शर्त यह भी थी कि अगर प्रोजेक्ट 6 प्रोजेक्ट को जनसद वेंदा का और एक ऑपरेशन से और उनकी वाद वेंदा का जनसद वेंदा का महीने के अंदर मुनाफा नहीं कमा पाता, तो राहुल की निजी संपत्ति और उसका घर भी जेनिथ के कब्जे में आ जाएगा। यह शर्तें किसी भी समझदार इंसान के लिए आत्महत्या समान थीं, लेकिन राहुल का अहंकार और लालच उसे यह देखने नहीं दे रहा था कि यह एक सुनियोजित जाल है। उसने सोचा कि वह अपनी काबिलियत से प्रोजेक्ट को सफल बना लेगा और फिर सारे शेयर वापस खरीद लेगा, क्योंकि उसे अभी भी अपनी पुरानी सफलताओं का नशा था। अनन्या उसे बहुत गौर से देख रही थी और उसके मन में एक क्रूर संतोष था, क्योंकि वह देख सकती थी कि शिकार चारा निगलने के लिए मुंह खोल रहा है। इस बीच शहर के दूसरे कोने में एक कहे के अंधेरे कोने में बैठी काव्या एक निजी जासूस से मिल रही थी, जिसे उसने अनन्या सिंघानिया की असलियत पता लगाने के लिए काम पर रखा था। जासूस ने टेबल पर कुछ तस्वीरें और कागजात रखे और बताया कि मिस सिंघानिया का पिछला रिकॉर्ड एकदम सान और रहस्यमयी है और वह 5 साल पहले अचानक लंदन में प्रकट हुई थी। उससे पहले का उनका कोई इतिहास नहीं मिलता, सिवाय इसके कि उन्हें गोद लिया गया था और उनके पिता ने अपनी सारी जायदाद उनके नाम कर दी थी, जो कि बहुत अजीब बात थी। काव्या ने उन तस्वीरों को गौर से देखा और उसे यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि किसी भी इंसान का अतीत पूरी तरह से गायब नहीं हो सकता। उसकी अंतरात्मा उसे चेतावनी दे रही थी कि राहुल बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है और उसे तुरंत उसे रोकना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। काव्या ने अपना फोन निकाला और राहुल को कॉल किया, लेकिन राहुल का फोन साइलेंट मोड पर था और वह अनन्या की बातों में इतना खोया हुआ था कि उसने फोन की स्क्रीन पर चमकते हुए नाम को नररंदा कर दिया। काव्या ने झुंझलाकर फोन टेबल पर पटक दिया और जासूस से कहा कि उसे और गहराई से छानबीन करनी होगी और पता लगाना होगा कि क्या अनन्या सिंघानिया का कोई जुम्मा भाई या बहन है। उसे शक था कि शायद यह अनन्या की हमशक्ल बहन हो सकती है या फिर प्लास्टिक सर्जरी का कोई खेल है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उधर राहुल ने पेन उठाया और अनुबंध के उस पन्ने पर हस्ताक्षर करने के लिए झुक गया जो उसकी बर्बादी का परवाना था, और उसके हाथ में इरा भी कंपन नहीं था। अनन्या ने उसे हस्ताक्षर करते हुए देखा और अपनी मुट्ठी भींच ली, क्योंकि यह वही हाथ था जिसने तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करके उसे बेघर किया था। राहुल ने हस्ताक्षर करके फाइल अनन्या को सौंप दी और उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो, जबकि हकीकत में उसने अपनी हार पर मुहर लगाई थी। अनन्या ने फाइल लेकर उसे दरा में रख दिया और राहुल से हाथ मिलाते हुए कहा कि अब वे पार्टनर हैं और उसे उम्मीद है कि राहुल उसे निराश नहीं करेगा। उसके स्पर्श में इतनी ठंडक थी कि राहुल को एक बार फिर सिहरन महसूस हुई, लेकिन उसने इसे नौरंदा कर दिया और उठ खसा हुआ। उसने कहा कि वह अब चलता है क्योंकि उसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना है और अपनी टीम को खुशखबरी देनी है। अनन्या ने सिर हिलाकर उसे जाने की अनुमति दी और जैसे ही राहुल दरवाजे से बाहर निकला, अनन्या के चेहरे का मुखौटा उतर गया और वहां सिर नफरत और प्रतिशोध रह गया।
राहुल के जाने के बाद विक्रम पिछले दरवाजे से अंदर आया और उसने पूछा कि क्या मछली जाल में फंस गई है, जिस पर अनन्या ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और कहा कि अब तपने का खेल शुरू होगा। उसने विक्रम को निर्देश दिया कि वह राहुल की कंपनी के उन सप्लायर्स से संपर्क करे जो पहले से ही नाराज हैं और उन्हें भड़काए ताकि राहुल का काम शुरू होते ही रुक जाए। अनन्या जानती थी कि राहुल ने जो पैसा लिया है वह उसे अपने पुराने कर्ती चुकाने में लगा देगा और प्रोजेक्ट के लिए उसके पास कुछ नहीं बचेगा, और यही उसकी योजना का मुख्य हिस्सा था। वह अपनी कुर्सी से उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई, जहां से पूरा शहर दिखाई दे रहा था, और उसे महसूस हुआ कि न्याय का पहिया अब घूमने लगा है। राहुल जब अपनी कार में बैठा तो उसने काव्या को फोन किया और बहुत उत्साह के साथ बताया कि उसने डील पक्की कर ली है और अब उनके पास इतना पैसा आ जाएगा कि वे सारी मुसीबतें खत्म कर देंगे। काव्या ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की और कहा कि उसे जासूस से कुछ अजीब बातें पता चली हैं और राहुल को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन राहुल ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और कहा कि काव्या हमेशा शक करती रहती है और उसे खुश होना चाहिए कि उनका बुरा वक्त खत्म हो गया है। उसने फोन काट दिया और ड्राइवर को संगीत तय करने को कहा, क्योंकि आज वह जश्न मनाना चाहता था और अपनी जीत का ढिंढोरा पीटना चाहता था। उसे बड़ा भी अंदाजा नहीं था कि जिस पैसे को वह अपनी जीत समझ रहा है वह असल में एक ऐसा फंदा है जो धीरे धीरे उसके गले में कसता जाएगा। शाम को अनन्या अपने घर लौटी तो उसने देखा कि उसके बच्चे ड्राइंग रूम में खेल रहे हैं और उनकी हंसी की आवाज़ ने उसके दिन भर के तनाव को एक पल में गायब कर दिया। उसने आर्यन और अनिका को गले लगाया और महसूस किया कि यह लड़ाई सिर्फ उसके अपमान का बदला लेने के लिए नहीं है, बल्कि इन बच्चों को उनका हक दिलाने के लिए भी है। आर्यन ने पूछा कि क्या माँ ने आज बुरे अंकल को हराया, जिस पर अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जीत हमारी ही होगी। उसने बच्चों के साथ डिनर किया और उन्हें कहानियां सुनाई जिनमें हमेशा अच्छाई की बुराई पर जीत होती थी, क्योंकि वह चाहती थी कि उसके बच्चे सही मूल्यों के साथ बड़े हों। जब बच्चे सो गए तो अनन्या अपनी स्टडी में गई और अगले दिन की योजना बनाने लगी, क्योंकि वह राहुल को संभलने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। अगले कुछ दिनों में राहुल ने सैनिक से मिले पैसों का इस्तेमाल अपने लेनदारों का मुंह बंद करने के लिए किया और एक नई लग्जरी कार भी खरीद ली ताकि वह दुनिया को दिखा सके कि वह वापस आ गया है। उसने ऑफिस में पार्टी दी और अपने कर्मचारियों से बबे बबे वादे किए, लेकिन काम शुरू करने की कोई ठोस योजना नहीं बनाई। काव्या उसे बार बार टोकती रही कि उन्हें प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि 6 महीने का समय बहुत कम होता है, लेकिन राहुल उसकी बातों को हंसी में उचा देता था। उसका अहंकार अब 7वें आसमान पर था और उसे लग रहा था कि अनन्या सिर्फ नाम की पार्टनर है और असली मालिक वही है। वह यह भूल गया था कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनन्या को उसके हर फैसले में हस्तक्षेप करने का अधिकार है और वह बस सही समय का इंतजार कर रही है। अनन्या अपने ऑफिस में बैठकर राहुल की हर गतिविधि पर नजर रख रही थी, क्योंकि उसने राहुल के ऑफिस में अपने मुखबिर लगा रखे थे जो उसे पल पल की खबर दे रहे थे। उसे पता चला कि राहुल ने प्रोजेक्ट के लिए जरूरी कच्चा माल खरीदने के बजाय पैसे को अपनी आदत पर ऑफिस की बीच निजी ऐश ओ आराम पर खर्च कर दिया है, जो कि अनुबंध का सीधा उल्लंघन था। विक्रम ने सुझाव दिया कि वे अभी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अनन्या ने मना कर दिया और कहा कि उसे राहुल को और गलतियां करने दो ताकि जब वह गिरे तो उसे उठाने वाला कोई न बचे। उसने एक गुप्त बैठक बुलाई जिसमें आस्था से अपसी उठाने वाला कोई न बचे। उसने इंडस्ट्री के अन्य लोगों को निर्देश दिया कि वे राहुल के साथ कोई भी सहयोग न करें जिससे राहुल चारों तरफ से घिर जाए। जाल पूरी तरह से कस चुका था और अब बस राहुल के पूरी तरह फंसने की देर थी। एक दिन अचानक राहुल के ऑफिस में इनकम टैक्स और ऑडिट विभाग के अधिकारी पहुंच गए और उन्होंने फाइलों की जांच शुरू कर दी, जिससे पूरे ऑफिस में खंप मच गया। राहुल घबरा गया और उसने तुरंत अपने वकीलों को बुलाया, लेकिन अधिकारियों के पास पक्के सबूत थे कि कंपनी में भारी वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। काव्या ने राहुल पर चिल्लाते हुए कहा कि उसने पहले ही कहा था कि वे किसी साजिश का शिकार हो रहे हैं, लेकिन राहुल ने उसकी एक नहीं सुनी। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो गया और उसे शक होने लगा कि कहीं इसके जान का था। उसे एक स्टैंड के बाद पीछे सैनिक का हाथ तो नहीं है।
उसने अनन्या को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर व्यस्त आ रहा था और उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। राहुल पसीने में लथपथ होकर अपने केबिन में चक्कर लगा रहा था और बाहर अधिकारी उसके कर्मचारियों से पूछताछ कर रहे थे, जिससे उसकी साख मिट्टी में मिल रही थी। उसे याद आया कि अनन्या ने मीटिंग में कहा था कि वह जब चाहे उसे बर्बाद कर सकती है, और आज वह धमकी हकीकत में बदल रही थी। उसने काव्या की तरफ देखा, जो अब रो रही थी और उसे कोस रही थी कि उसकी वजह से वे सचक पर आ जाएंगे। राहुल ने दीवार पर मुक्का मारा और कसम खाई कि वह इसका पता लगाकर रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि वह एक ऐसी ताकत से टकरा गया है जो उससे कहीं ज्यादा बड़ी और खतरनाक है। यह डर अब उसकी हड्डियों में समाने लगा था और उसे अपनी बर्बादी का मंजर साफ दिखाई देने लगा था। रात के सन्नाटे में अनन्या को खबर मिली कि राहुल के ऑफिस पर छापा पड़ चुका है और वह बहुत बुरी तरह डर गया है, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर सुकून आ गया। उसने अपने पिता की तस्वीर के सामने मोमबत्ती जलाई और कहा कि आज उसने उस आदमी की नींद हराम कर दी है, जिसने उसे और उसके बच्चों को रातों की नींद और चैन से वंचित किया था। यह केवल आर्थिक चोट नहीं थी, बल्कि यह राहुल के उस गुरूर पर प्रहार था जो उसे इंसान नहीं समझने देता था। अनन्या ने अपनी डायरी में आज की तारीख नोट की और उसके नीचे लिखा कि यह अंत की शुरुआत है। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां तूफान आने के संकेत मिल रहे थे, जो राहुल के जीवन में आने वाले तूफान का ही एक रूप था। पिछले कुछ दिनों में राहुल मेहरा की दुनिया किसी ताश के महल की तरह बिखरने लगी थी और उसके कार्यालय में तनाव का माहौल इतना गहरा था कि उसे चाकू से भी काटा जा सकता था। आयकर विभाग के छापों ने न केवल उसकी कंपनी की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया था, बल्कि उसके बैंक खातों को भी सील किए जाने का खतरा मंडराने लगा था, जिससे वह बेहद घबराया हुआ था। वह अपने केबिन में एक पिंजरे में बंद शेर की तरह इधर से उधर टहल रहा था और उसका दिमाग केवल एक ही समाधान खोजने में लगा था कि कैसे भी करके एक बड़ा जैकपॉट हाथ लग जाए। उसके निवेशक लगातार अपने पैसे वापस मांग रहे थे और सप्लायर्स ने उधार देने से साफ मना कर दिया था, जिसके कारण आरके एंटरप्राइजेज का उत्पादन पूरी तरह ठप्प हो गया था। राहुल जानता था कि अगर अगले 24 घंटों में उसने कोई चमत्कार नहीं किया तो वह साख पर आरके अगर अगले 24 घंटों में कहा था जाएगा और उसकी सारी शान ओ शौकत धूल में मिल जाएगी। उसे अपनी पत्नी काव्या की बातें भी अब चुभने लगी थीं, जो हर वक्त उसे उसकी गलतियों का एहसास दिलाती रहती थी और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। तभी उसके इंटरकॉम की घंटी बजी और उसकी सचिव ने कांपती आवाज में बताया कि मिस अनन्या सिंघानिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उससे तुरंत बात करना चाहती हैं, जो उसके लिए किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं था। राहुल ने तुरंत अपनी टाई ठीक की और चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर लैपटॉप के सामने बैठ गया, ताकि वह दुनिया को यह दिखा सके कि सब कुछ नियंत्रण में है। स्क्रीन पर अनन्या का चेहरा उभरा और उसके पीछे का आलीशान बैकग्राउंड राहुल को उसकी अपनी गरीबी का एहसास दिलाने के लिए काफी था, लेकिन अनन्या के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। अनन्या ने बिना किसी भूमिका के सीधे बात शुरू की और कहा कि उसके पास एक बहुत ही गोपनीय और बड़ा प्रोजेक्ट है जो रातों रात उनकी कंपनी की किस्मत बदल सकता है। उसने बताया कि सरकार एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणा करने वाली है और अगर वे अभी इसमें निवेश करते हैं तो उन्हें 10 गुना मुनाफा हो। नॉट टाक एक एक नॉट एक एक नॉट एक एक नॉट एक 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 नॉट एक 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 नॉट एक एक नॉट एक 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 एक। राहुल की आंखों में लालच की चमक आ गई, क्योंकि उसे लगा कि यही वह मौका है जिसका उसे इंतजार था और जो उसे इस दलदल से बाहर निकाल सकता है। अनन्या ने अपनी चाल चलते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ रुपए की तुरंत आवश्यकता है और चूंकि यह एक संयुक्त उद्यम है, इसलिए आधी रकम राहुल को अभी जमा करनी होगी। राहुल का दिल बैठ गया, क्योंकि इस समय उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन वह अनन्या के सामने अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करना चाहता था। उसने हकलाते हुए कहा कि रकम बहुत बड़ी है और उसे इंतजाम करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन अनन्या ने साफ कह दिया कि यह मौका केवल आज शाम तक के लिए है।
अनन्या ने उसके अहंकार को ललकारते हुए कहा कि अगर राहुल के बस की बात नहीं है तो वह किसी और पार्टनर को ढूंढ लेगी क्योंकि वह कमजोर खिलाड़ियों के साथ काम नहीं करती। यह बात राहुल के दिल पर तीर की तरह लगी क्योंकि वह अपने आप को बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह मानता था और किसी महिला से अपनी क्षमता पर सवाल सुनना उसे बर्दाश्त नहीं था। उसने मेंग पर मुक्का मारा और आवेश में आकर कह दिया कि वह शाम तक पैसों का इंतजाम कर देगा और उसे किसी और पार्टनर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अनन्या ने एक सूक्ष्म मुस्कान के साथ कॉल काट दी और राहुल को अपनी ही बुनी हुई जाल में फंसा छोड़ दिया जहां उसे अपनी बात रखने के लिए अब कोई भी गलत कदम उठाना मंजूर था। राहुल जानता था कि कानूनी तौर पर उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन उसकी कंपनी के कर्मचारी भविष्य निधि खाते में करोड़ों रुपये पौटे थे जो कर्मचारियों की जीवन भर की कमाई थी। शैतान ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था और उसने सोचा कि वह इन पैसों को कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल कर लेगा और मुनाफा आते ही वापस डाल देगा, जिससे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। दूसरी ओर काव्या शहर के एक पुराने अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में धूल भरी फाइलों के बीच बैठी थी, जहां उसने घूस देकर उस रात का रिकॉर्ड निकलवाया था जब अनन्या ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। उसका दिल धोर धोर से धड़क रहा था क्योंकि उसे एक ऐसी की 18 दोहर देखने के लिए, उसे 18 देखने के लिए, उसे बातकार 18 बातकार की दौर बातकार के लिए सच्चाई का पता चलने वाला था जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती थी। उसने रजिस्टर के पन्ने पलटे और उसकी उंगली एक नाम पर जाकर रुक गई जहां लिखा था अनन्या मेहरा डिस्चार्ज की गई, लेकिन उसके नीचे एक और नोट लिखा था जिसे पढ़कर काव्या के होश उड़ गए। वहां लिखा था कि मरी को सिंघानिया ट्रस्ट की एम्बुलेंस द्वारा ले जाया गया था और बिल का भुगतान विक्रम सिंह द्वारा किया गया था जो सिंघानिया ग्रुप का मैनेजर था। यह सबूत इस बात की पुष्टि करने के लिए काफी था कि आज जो महिला उन पर हुक्म चला रही है वह कोई और नहीं बल्कि वही अनन्या है जिसे उन्होंने बेसहारा छोड़ दिया था। काव्या ने कांपते हाथों से उस पन्ने की तस्वीर ली और वहां से तुरंत निकल गई क्योंकि उसे जल्द से जल्द राहुल को यह बताना था कि वे एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो रहे हैं। वह अपनी कार में बैठी और ड्राइवर को तेमगाजी चलाने का हुक्म दिया क्योंकि उसे अनहोनी का आभास हो रहा था और उसका छठा सेंस कह रहा था कि राहुल कोई बड़ी गलती करने वाला है। रास्ते भर वह राहुल को फोन करती रही, लेकिन राहुल का फोन व्यस्त आ रहा था क्योंकि वह अपने बैंक मैनेजर और चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मिलकर गबन की तैयारी कर रहा था। काव्या का दिमाग सुन्न हो गया था और उसे वह पल याद आ रहा था जब उसने अनन्या का मांग उचाया था और आज वही अनन्या उनके विनाश का कारण बन गई थी। उसे समझ आ गया था कि अनन्या केवल बिजनेस करने नहीं आई है बल्कि वह उनसे अपने बच्चों का और अपने स्वाभिमान का बदला लेने आई है। इधर राहुल के ऑफिस में एक गुप्त बैठक चल रही थी जहां उसने अपने अकाउंटेंट को धमकाकर कर्मचारियों के फंड से पैसे ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। अकाउंटेंट ने उसे बहुत समझाया कि यह गैरकानूनी है और अगर पकड़े गए तो उन्हें लंबी जेल हो सकती है, लेकिन राहुल पर लालच का भूत सवार था। राहुल ने उसे डराते हुए कहा कि अगर उसने यह काम नहीं किया तो वह उसे नौकरी से निकाल देगा और उसका करियर बर्बाद कर देगा, जिससे डरकर अकाउंटेंट ने हामी भर दी। राहुल ने सोचा कि यह सिर्फ कुछ दिनों की बात है और जैसे ही प्रोजेक्ट पास होगा वह सारा पैसा ब्याज सहित वापस कर देगा और फिर वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। उसने अपने कंप्यूटर पर लॉगिन किया और उस बटन पर उंगली रख दी जो उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। तभी काव्या आंधी तूफान की तरह केबिन में दाखिल हुई और उसने दौड़कर राहुल का हाथ पकड़ लिया और उसे बटन दबाने से रोक दिया, जिससे राहुल बुरी तरह चौंक गया। काव्या की सांसें फूली हुई थीं और उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था जिसे राहुल ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने चिल्लाते हुए कहा कि राहुल को यह सौदा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक जाल है और वह महिला उसे बर्बाद करने के लिए आई है। राहुल ने गुस्से में अपना हाथ छुआया और काव्या को धक्का देते हुए कहा कि वह पागल हो गई है और उसे हमेशा उसकी सफलता से जलन होती है। काव्या ने अपना फोन निकालकर वह तस्वीर दिखाई जो उसने अस्पताल से ली थी और कहा कि देखो, यह सबूत है कि अनन्या सिंघानिया ही तुम्हारी पूर्व पत्नी अनन्या है।
राहुल ने उस तस्वीर को देखा, लेकिन उसका अहंकार उसे सच्चाई स्वीकार करने नहीं दे रहा था और उसने कहा कि यह सब जाली हो सकता है या फिर काव्या उसे डराने के लिए यह सब कर रही है। उसने तर्क दिया कि अगर वह अनन्या होती तो वह सीधे पुलिस के पास जाती या कोर्ट केस करती, ना कि उसे बिजनेस पार्टनर बनाती और उसे करोड़ों का मुनाफा देती। राहुल ने कहा कि अनन्या जैसी साधारण औरत के पास इतना दिमाग नहीं हो सकता कि वह इतना बड़ा खेल खेले और यह सब काव्या का वहम है। काव्या ने उसका कॉलर पकाकर उसे झकझोरा और कहा कि वह अंधी हो सकती है, लेकिन बेवकूफ नहीं और राहुल अपनी कब्र खुद खोद रहा है। लेकिन राहुल ने उसकी एक न सुनी और उसे कुर्सी पर धक्का दे दिया, जिससे काव्या गिरते गिरते बची। राहुल ने अपनी स्क्रीन की तरफ देखा और एक ही झटके में पैसों के ट्रांसफर को मंजूरी दे दी और स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन सफल का संदेश चमकने लगा। उसने एक विजयी हंसी हंसी और काव्या की तरफ देखकर कहा कि अब कोई भी उसे दुनिया का बादशाह बनने से नहीं रोका सकता और काव्या को अपनी बकवास बंद करनी चाहिए। काव्या जमीन पर बैठी बैठी रोने लगी क्योंकि वह जानती थी कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और राहुल ने अपने हाथों से अपने डेथ वारंट पर साइन कर दिए हैं। जैसे ही पैसा ट्रांसफर हुआ, राहुल को लगा कि उसके कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह बोझ अब उसके गले का फंदा बन चुका है। उसने शराब की बोतल खोली और अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए एक पैक बनाया, जबकि काव्या वहां से भाग गई क्योंकि वह उस आदमी का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। कुछ ही सेकंड बाद जेनिथ कॉर्पोरेशन के मुख्यालय में अनन्या के कंप्यूटर पर एक नोटिफिकेशन आया कि 25 करोड़ रुपये उसके खाते में जमा हो गए हैं। अनन्या के चेहरे पर एक डरावनी शांति छा गई और उसने विक्रम की तरफ देखकर सिर हिलाया, जिसका मतलब था कि मछली ने कांटा निगल लिया है। विक्रम ने तुरंत उस खाते का विवरण निकाला और पुष्टि की कि यह पैसा कंपनी के आधिकारिक खाते से नहीं बल्कि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते से आया है। यह एक गंभीर अपराध था और इसके सबूत अब अनन्या के पास थे, जो राहुल को सलाखों के पीछे भेजने के लिए काफी थे। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा कि लालच इंसान को अंधा बना देता है और राहुल ने वही किया जिसकी उसे उम्मीद थी। अनन्या ने विक्रम को आदेश दिया कि वह कल सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए, जहां वह इस बने प्रोजेक्ट की घोषणा करेगी और साथ ही राहुल के कारनामों का पर्दाफाश करेगी। उसने कहा कि वह चाहती है कि पूरी दुनिया देखे कि कैसे एक लालची आदमी ने अपने ईवी कर रहे थे कर्मचारियों के पेट पर लात मारकर अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने की कोशिश की। अनन्या के मन में अब कोई दया नहीं थी, क्योंकि उसे याद था कि कैसे राहुल ने उसे बिना एक पैसे के घर से निकाल दिया था और आज राहुल ने खुद को उसी स्थिति में ला खचा किया था। उसने उस पेन को उठाया जिससे उसने 5 साल पहले तलाक के कागजों पर साइन किए थे और उसे अपनी मुट्ठी में भींच लिया। यह पेन उसने संभाल कर रखा था ताकि वह उसे अपनी शपथ की याद दिलाता रहे और आज वह शपथ पूरी होने की कगार पर थी। काव्या अपने घर पहुंचकर अपने कमरे में बंद हो गई और उसने अपनी पैकिंग शुरू कर दी, क्योंकि वह जानती थी कि अब पुलिस कभी भी आ सकती है और वह राहुल के साथ जेल नहीं जाना चाहती थी। उसने अपनी सारी ज्वेलरी और नकद इकट्ठा किया और फैसला किया कि वह देश छोड़कर भाग जाएगी, क्योंकि राहुल के साथ उसका भविष्य अंधकारमय था। उसे राहुल पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज किया और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। उसने अपनी शादी की तस्वीर को दीवार से उतारकर जमीन पर पटक दोरों में बाथोने का हार कर दारा दिया और कांच के टुक्के पूरे कमरे में बिखर गए, जो उनके रिश्ते की सच्चाई बयां कर रहे थे। काव्या ने महसूस किया कि उसने गलत आदमी पर दांव लगाया था और आज उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। रात गहरी होती जा रही थी और राहुल अपने ऑफिस में शराब के नशे में धुत पड़ा था और उसे लग रहा था कि वह दुनिया का सबसे होशियार आदमी है। वह सपने देख रहा था कि कैसे वह नई गाड़ियां खरीदेगा और पेरिस में छुट्टियां मनाएगा और उन सभी लोगों को जवाब देगा जिन्होंने उसे नकारा था। उसे पता नहीं था कि बाहर उसकी कंपनी के गेट पर मीडिया और पुलिस की हलचल शुरू हो चुकी थी, क्योंकि अनन्या ने सबूत लीक कर दिए थे। राहुल की बर्बादी अब केवल कुछ ही घंटों की दूरी पर थी और वह अपनी अज्ञानता के आनंद में डूबा हुआ था। उसके फोन पर कई मिस्ड कॉल आ रही थीं, लेकिन उसने किसी का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर नहीं आना चाहता था।
अगली सुबह का सूरज जब उगेगा तो वह राहुल के लिए एक नया सवेरा नहीं बल्कि एक काली रात लेकर आएगा जिसका कोई अंत नहीं होगा। अनन्या ने अपनी बालकनी में खड़े होकर ठंडी हवा का आनंद लिया और महसूस किया कि प्रकृति भी उसके साथ है और न्याय का तराजू अब बराबर होने वाला है। उसने अपने बच्चों के कमरे में जाकर उन्हें सोते हुए देखा और उनके माथे को चूमा, क्योंकि अब उन्हें वह सम्मान दिला सकती थी जिसके वे हकदार थे। अनन्या ने मन ही मन राहुल को धन्यवाद दिया कि उसने उसे इतना दर्द दिया, क्योंकि उस दर्द ने ही उसे इतना मजबूत बनाया था कि आज वह एक साम्राज्य की मालकिन थी। यह रात एक तूफान से पहले की शांति थी और सुबह होते ही वह तूफान सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने वाला था। अगले दिन सुबह मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित होटल का विशाल सभागार मीडिया कर्मियों और शहर के नामचीन उद्योगपतियों से खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि जेनिथ कॉरपोरेशन की नई घोषणा पूरे व्यापार जगत के लिए चर्चा का विषय बनी हुई थी। कैमरों की चमक और पत्रकारों का शोर एक ऐसे तूफान का संकेत दे रहा था जो जल्द ही किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। लेकिन राहुल मेहरा इस बात से पूरी तरह अनजान था। वह अपनी नई सिल्क की सूट में सजा हुआ मंच के पास वाली पहली कतार में बैठा था और उसके चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान थी जो उसके अति आत्मविश्वास को दर्शा रही थी। वह बार बार अपनी बगल वाली खाली कुर्सी को देख रहा था जहां काव्या को होना चाहिए था, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था और राहुल ने सोचा कि शायद वह कल की लड़ाई के कारण नखरे दिखा रही है। उसे इस बात की अरा भी परवाह नहीं थी कि काव्या कहाँ है, क्योंकि आज का दिन सिरे उसका था और वह अपनी सफलता की चमक में किसी और को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता था। कुछ ही पलों में मंच की रोशनी मध्यम हो गई और एक स्पॉटलाइट सीधे पोडियम पर आ रुकी, जहां अनन्या सिंघानिया अपने राजसी अंदाज में खजी थी और उसने सफेद रंग की साई पहन रखी थी जो शांति नहीं बल्कि युद्ध का प्रतीक लग रही थी। उसका चेहरा एकदम भावहीन था और उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसमें राहुल जैसा कोई भी इंसान डूबकर अपना अस्तित्व खो सकता था, लेकिन राहुल अभी भी अपनी ही दुनिया में मगन था। अनन्या ने माइक को अपने पास किया और हॉल में एक गहरा सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि आखिर यह रहस्यमयी महिला कौन सा बना धमाका करने वाली है। उसने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि आज वह केवल एक नए प्रोजेक्ट की नींव रखने नहीं आई है, बल्कि वह समाज के सामने एक ऐसे सच को उजागर करने आई है जो कॉरपोरेट जगत के काले चेहरे को बेनकाब कर देगा। राहुल ने ताली बजाई, क्योंकि उसे लगा कि यह सब ड्रामा उसके प्रोजेक्ट की पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है और वह मन ही मन अपनी किस्मत पर इतरा रहा था। अनन्या ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि व्यापार केवल मुनाफे का नाम नहीं है, बल्कि यह भरोसे और नैतिकता की नींव पर टिका होता है, और जब यह नींव हिलती है तो बगी से बगी इमारतें भी पमीनदों हो जाती हैं। उसने विक्रम की तरफ इशारा किया और अचानक पीछे लगी विशाल स्क्रीन पर आरके एंटरप्राइजेस का लोगो चमकने लगा, जिसे देखकर राहुल का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर जो उभरा उसे देखकर राहुल की सांसें हलक में अटक गईं और उसके चेहरे की मुस्कान किसी मरे हुए इंसान के चेहरे की तरह पीली पड़ गई। स्क्रीन पर प्रोजेक्ट की डिटेल्स नहीं बल्कि राहुल की कंपनी के बैंक स्टेटमेंट और वो ट्रांजैक्शन डिटेल्स थीं जो उसने कल रात अपने कर्मचारियों के फंड से की थीं। हॉल में बैठे लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई और पत्रकारों के कैमरों ने राहुल को घेरना शुरू कर दिया, जो अपनी कुर्सी पर पत्थर की मूरत बना बैठा था। अनन्या की आवाज अब और भी काचक हो गई थी और उसने स्क्रीन पर दिख रहे सबूतों की तरफ इशारा करते हुए बताया कि कैसे राहुल मेहरा ने अपनी लालच और महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सैकड़ों गरीब कर्मचारियों की भविष्य की कमाई को दांव पर लगा दिया। उसने बताया कि यह पैसा उन मजदूरों और क्लर्कों का था जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस कंपनी को दी थी, और उनके भरोसे का गला घोंटकर राहुल ने यह पैसा अपनी निजी अयाशी और कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल किया। राहुल अपनी जगह से खसा हो गया और चिल्लाते हुए कहा कि यह झूठ है और यह उसे फंसाने की एक साजिश है, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी और कोई भी उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। अनन्या ने उसे चुप रहने का इशारा किया और कहा कि उसके पास हर एक रुपये का हिसाब और डिजिटल सबूत मौजूद है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। राहुल ने हताशा में चारों तरफ देखा कि शायद कोई उसका साथ दे, लेकिन हर कोई उसे घृणा की नज़रों से देख रहा था और उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह अकेला पड़ चुका है।
उसने अनन्या की तरफ देखकर मिन्नत भरे स्वर में कहा कि उसे बर्बाद न करे और वे बैठकर बात कर सकते हैं। लेकिन अनन्या की आंखों में दया का कोई नामोनिशान नहीं था। अनन्या ने मंच से नीचे उतरना शुरू किया और धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ी और उसके हर कदम के साथ राहुल का दिल और तेम धड़कने लगा जैसे उसकी मौत करीब आ रही हो। अनन्या उसके ठीक सामने आकर रुक गई और माइक नाज में भी हाथ में लिए हुए उसने राहुल की आंखों में सीधे देखा और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने राहुल की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उसने पूछा कि क्या उसे याद है कि 5 साल पहले एक तूफानी रात में उसने एक औरत और 2 नवजात बच्चों को अस्पताल के बिस्तर पर लावारिस छोड़ दिया था। राहुल का दिमाग सन्न रह गया और उसे लगा कि समय का पहिया पीछे घूम गया है और वह फिर से उसी अस्पताल के कमरे में खचा है जहां उसने अपनी पत्नी को तलाक दिया था। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया था और लोग अपनी सांसें रोके इस नाटक को देख रहे थे, क्योंकि ये है अब केवल बिजनेस का मामला नहीं रह गया था बल्कि एक निजी बदले की कहानी बन चुका था। अनन्या ने अपनी आवाज को थोड़ा नरम लेकिन बेहद प्रभावशाली बनाते हुए कहा कि उस रात उस औरत ने तुमसे भीख नहीं मांगी थी, बल्कि उसने अपनी तकदीर खुद लिखने का फैसला किया था। उसने बताया कि वह ताके स्टोरसा मानिकास उसत्तास मानिकास कहाँ बात मानी का काफी साथ होता था। औरत कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसे राहुल ने गवार और अन्न पार कहकर ठुकरा दिया था और जिसे उसने अपने स्टेटस के लायक नहीं समझा था। अनन्या ने अपनी उंगली राहुल की छाती पर रखते हुए कहा कि मैं ही अनन्या मेहरा हूं, तुम्हारी वह पूर्व पत्नी जिसे तुमने कचरे की तरह फेंक दिया था। यह खुलासा किसी बम धमाके से कम नहीं था और राहुल के पैरों तले से बामीन पूरी तरह खिसक गई और वह लल खाकर अपनी कुर्सी पर गिर पचा, क्योंकि उसका दिमाग इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। मीडियाकर्मी पागलों की तरह फोटो खींचने लगे और हर चैनल बागलों की तरह की बागलों के प्रथु के पर यह ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी कि देश की सबसे बड़ी उद्योगपति असल में राहुल मेहरा की ठुकराई हुई पत्नी है। राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे अनन्या का वह रूप याद आने लगा जो 5 साल पहले था, और आज उसके सामने खजी यह देवी उसे अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास दिला रही थी। उसने कांपते हुए होंठों से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पाई क्योंकि उसका गला रुंध गया था। उसे अब समझ आया कि काव्या सही थी और उसने अपनी ही पत्नी को पहचानने में कितनी बड़ी गलती कर दी थी। अनन्या ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि आज वह राहुल को यह बताने आई है कि असली अमीरी पैसों से नहीं बल्कि चरित्र और परिवार से होती है, जिसे राहुल ने बहुत पहले ही खो दिया था। उसने बताया कि जिन बच्चों को उसने बोझ समझा था, आज वे दुनिया के सबसे बात पर बेहतरीन स्कूलों में पढ़ रहे हैं और वे सिंघानिया साम्राज्य के असली वारिस हैं, जिसकी दौलत राहुल की सोच से भी परे है। अनन्या ने कहा कि उसने यह सब इसलिए किया ताकि वह राहुल को आईना दिखा सके और बता सके कि जब एक औरत ठान लेती है तो वह अर्श से फर्श तक किसी को भी ला सकती है। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू पछतावे के नहीं बल्कि अपनी बर्बादी के डर के थे जो अब उसके सामने खजी थी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था, यहां तक कि काव्या भी उसे छोड़कर भाग चुकी थी। तभी हॉल के मुख्य द्वार से पुलिस के भारी जूतों की आवाज सुनाई दी और कई वर्दीधारी अफसर अंदर दाखिल हुए जिनके हाथों में गिरफ्तारी का वारंट था। अनन्या ने विक्रम से इशारा किया और विक्रम ने पुलिस कमिश्नर को वो फाइल सौंप दी जिसमें राहुल के गबन और धोखाधड़ी के सारे सबूत मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर ने राहुल के पास आकर कहा कि मिस्टर मेहरा, आप पर वित्तीय धोखाधड़ी, गबन और जालसाजी के गंभीर आरोप हैं और आपको गिरफ्तार किया जाता है। जब पुलिस ने राहुल के हाथों में हथकड़ी पहनाई तो लोहे की ठंडी पकड़ी ने उसे हकीकत की उस कठोर दुनिया में ला पटका जिससे वह अब तक भाग रहा था। कैमरों के फ्लैश उसकी आंखों को चुंधिया रहे थे और वह अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था, जो अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका था। राहुल ने पुलिस वालों के साथ चलते हुए एक आखिरी बार अनन्या की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक मूक प्रश्न था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया जबकि वह उसे मान भी कर सकती थी। अनन्या ने उसकी नौरों का जवाब अपनी खामोशी से दिया और उसकी आंखों में यह संदेश साथ था कि मारी गलती की होती है, गुनाह की नहीं, और राहुल ने जो किया था वह एक अक्षम्य अपराध था।
उसने महसूस किया कि आज उसका पुराना हिसाब चुकता हो गया है और वह बोझ जो वह 5 सालों से अपने सीने पर लेकर चल रही थी आज हल्का हो गया है। राहुल को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया और मीडिया की भी उसके पीछे दौड़ पची, जिससे हॉल में केवल अनन्या और कुछ हैरान परेशान उद्योगपति रह गए। अनन्या मंच पर वापस गई और उसने माइक संभाला और बेहद शांत स्वर में कहा कि जो लोग बेईमानी का रास्ता चुनते हैं उनका अंत हमेशा ऐसा ही होता है और यह हम सभी के लिए एक सबक है। उसने घोषणा की कि आरके एंटरप्राइजेज का प्रबंधन अब कोर्ट के आदेश तक रिसीवर के पास रहेगा और वह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी कर्मचारी का नुकसान न हो और उनका पैसा वापस मिले। हॉल तालियों की गंगराहट से गूंज उठा और लोग अनन्या की जय जयकार करने लगे, क्योंकि उसने न केवल एक अपराधी को सजा दिलाई थी बल्कि गरीब कर्मचारियों के हक की रक्षा भी की थी। अनन्या ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार किया, लेकिन उसके मन में कोई अहंकार नहीं था बल्कि एक शांति थी। बाहर निकलकर जब राहुल को पुलिस वैन में बैठाया जा रहा था तो उसने देखा कि काव्या की कार वहां से तेजी से गुजर गई और उसने मुड़कर देखा तक नहीं। उसे याद आया कि कैसे उसने अनन्या को छोड़कर काव्या को चुना था क्योंकि वह अमीर थी, लेकिन आज जब वह मुसीबत में था तो काव्या ने भी उसे उसी तरह छोड़ दिया जैसे उसने अनन्या को छोड़ा था। यह नियति का एक क्रूर मजाक था जिसने उसे यह सिखा दिया था कि रिश्ते मतलब से नहीं बल्कि दिल से निभाए जाते हैं। पुलिस वैन का दरवाजा बंद हुआ और अंधेरे में राहुल फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अब उसके पास न पैसा था, न परिवार और न ही कोई भविष्य। उसकी जिंदगी का अध्याय अब जेल की चारदीवारी के बीच सिमट कर रह गया था। अनन्या ने होटल से बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखा, जहां बादल छंट चुके थे और सूरज अपनी पूरी चमक के साथ दमक रहा था, जो उसके नए जीवन का प्रतीक था। उसने विक्रम से कहा कि अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे और आज वह उन्हें बहुत खुश देखना चाहती है। विक्रम ने कार का दरवाजा खोला और अनन्या उसमें बैठ गई और उसने महसूस किया कि वह पुरानी अनन्या नहीं रही बल्कि वह आग में तपकर कुंदन बन चुकी है। उसने अपने फोन पर अपने बच्चों की तस्वीर देखी और मुस्कुरा दी, क्योंकि उसने उनके लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य सुनिश्चित कर दिया था। रास्ते भर अनन्या सोचती रही कि कैसे जीवन अजीब खेल खेलता है और इंसान को उसकी कर्मों की सहा इसी जन्म में मिल जाती है। उसने राहुल को माफ नहीं किया था, लेकिन उसने अपने दिल से नफरत को निकाल दिया था, क्योंकि नफरत इंसान को अंदर से जला देती है। अब उसके पास जीने के लिए एक मकसद था और वह अपने पिता की विरासत को और आगे ले जाना चाहती थी और समाज के लिए कुछ करना चाहती थी। उसने तय किया कि वह उन महिलाओं की मदद करेगी जो उसके जैसी स्थिति से गुजर रही हैं, ताकि उन्हें कभी अपनी लाचारी पर रोना न पड़े। गाजी जब उसकी हवेली के गेट पर पहुंची तो उसे लगा कि वह एक लंबी और थका देने वाली यात्रा से वापस लौटी है, जहां उसने बहुत कुछ खोया भी और बहुत कुछ पाया भी। उसके बच्चे दौड़कर उसके पास आए और अनन्या ने उन्हें गले लगा लिया और उनकी खुशबू ने उसे वह ताराता है तो उनकी अधानदानता है सुकून दिया जो दुनिया की सारी दौलत नहीं दे सकती थी। आज रात वह चैन की नींद सो पाएगी, क्योंकि उसने अतीत के भूतों को हमेशा के लिए दच्चन कर दिया था और अब केवल उज्ज्वल भविष्य ही उसका स्वागत कर रहा था। कहानी का सबसे कठिन अध्याय समाप्त हो चुका था और अब केवल उपसंहार बाकी था। मुंबई की सत्र अदालत के बाहर पत्रकारों और आम लोगों की भारी भी जमा थी, जो इस सदी के सबसे बल्ले कॉरपोरेट घोटाले के फैसले का इंतजार कर रही थी। अदालत के भीतर राहुल मेहरा कटघरे में खचा था और उसका वह महंगा सूट अब सलवटों से भरा था और उसके चेहरे पर कई दिनों की बई हुई दानी उसकी लाचारी और हताशा को बयां कर रही थी। पिछले 6 महीनों में जेल की हवा ने उसका सारा अहंकार और घमंड निचोड़ लिया था और अब वह एक टूटे हुए इंसान की तरह लग रहा था जो अपनी ही परछाई से डरता है। न्यायाधीश ने अपनी कुर्सी संभाली और पूरे कोर्ट रूम में एक गहरा सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि एक समय के सफल उद्योगपति का अंजाम क्या होगा। राहुल की नज़रें बार बार दर्शकों की दीर्घा में घूम रही थीं, लेकिन वहां न तो काव्या थी और न ही उसका कोई पुराना दोस्त जो उसके बुरे वक्त में उसका साथ देने आया हो। न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि राहुल मेहरा को धोखाधड़ी, गबन और विश्वासघात के कई गंभीर आरोपों में दोषी पाया गया है और अदालत उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाती है।
इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि राहुल की सारी निजी संपत्ति और आरके एंटरप्राइजेज के बचे हुए एसेट्स को नीलाम कर दिया जाए ताकि कर्मचारियों और लेनदारों का पैसा चुकाया जा सके। राहुल के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वह कटघरे की रेलिंग पककर रोने लगा, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसका जीवन अब चारदीवारी के भीतर ही सकर रह जाएगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस पैसे और ताकत के लिए उसने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ा था, वही पैसा आज उसके विनाश का कारण बन जाएगा। कोर्टरूम में मौजूद लोगों की नज़रों में उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं थी, बल्कि वे इसे एक लालची इंसान का उचित अंत मान रहे थे। पुलिस वाले राहुल को हथकड़ी पहनाकर बाहर ले जाने लगे और तभी उसकी नज़र सबसे पीछे वाली कतार में बैठी अनन्या पर पहुंची, जो बेहद शांत और गरिमामय मुद्रा में उसे देख रही थी। अनन्या की आंखों में अब नफरत की आग नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शून्यता थी जो यह बताती रही थी कि उसके लिए राहुल का अस्तित्व अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। राहुल ने एक पल के लिए रुककर कुछ कहना चाहा, शायद मां जी मांगना चाहा, लेकिन पुलिस वालों ने उसे धक्का देकर आगे बढ़ा दिया और वह ललस खाता हुआ बाहर निकल गया। उसे याद आया कि कैसे उसने अनन्या को अस्पताल में जेमी संसदा था, बेसहारा छोड़ा था, और आज नियति ने उसे दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ के बीच बिल्कुल अकेला कर दिया था, जहां उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। उसे यह कावा सच समझ आ गया था कि उसने हीरे की परख नहीं की और कांच के टुक्के के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया। उधर काव्या का अंजाम भी राहुल से कम बुरा नहीं था, क्योंकि जब उसने देश छोड़कर भागने की कोशिश की थी तो उसे एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया था, क्योंकि उसका नाम भी जांच के दायरे में था। उसकी सारी ज्वेलरी और बैंक खाते जब्त कर लिए गए थे और अब वह मुंबई की एक छोटी सी चौल में छिपकर रहने को मजबूर थी, जहां उसे 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पा रहा था। उसके अमीर दोस्तों ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया था और वह उन पार्टियों और लग्जरी लाइफ को याद करके दिन रात रोती रहती थी। काव्या को अब समझ आ गया था कि राहुल से उसका प्यार केवल पैसों पर टिका था, और जब पैसे खत्म हो गए तो वह प्यार भी हवा हो गया। वह हर रो आईने में अपना चेहरा देखती थी और सोचती थी कि उसके लालच ने उसे कहां लाकर खचा कर दिया है, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। समय बीतता गया और अनन्या ने अपने अतीत के काले साए से पूरी तरह बाहर निकलकर एक नई दुनिया का निर्माण कर लिया था, जो उम्मीद और रोशनी से भरी थी। उसने आशा फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य उन महिलाओं और बच्चों की मदद करना था जिन्हें समाज या उनके परिवारों ने ठुकरा दिया था। फाउंडेशन के उद्घाटन समारोह में अनन्या ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हर औरत के अंदर एक दुर्गा छिपी होती है और उसे केवल अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। उसने अपनी $2 बिलियन की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा इस नेक काम के बारबारिसा लिए दान कर दिया था, जिससे हारों बेसहारा लोगों को छत और रोजगार मिल रहा था। अनन्या अब केवल एक सफल बिजनेस टाइकून नहीं थी, बल्कि वह देश की लाखों महिलाओं के लिए एक प्रेरणा और उम्मीद की किरण बन चुकी थी। एक सुनहरी शाम को अनन्या अपने जुम्मा बच्चों आर्यन और अनिका के साथ जुहू बीच पर टहल रही थी, जहां डूबते हुए सूरज की लालिमा समुद्र की लहरों पर नाच रही थी। आर्यन अब 6 साल का हो चुका था और उसमें अपने नाना की तरह गर्भ की बुद्धिमत्ता थी, जबकि अनिका में अपनी मां की तरह दया और करुणा का भाव था। बच्चे रेत पर महल बना रहे थे और अनन्या दूर खड़ी होकर उन्हें निहार रही थी, और उसके चेहरे पर एक ऐसी संतुष्टि थी जो उसे दुनिया की किसी भी डील को जीतने पर नहीं मिलती थी। उसने महसूस किया कि यही उसकी असली दौलत है और यही उसकी असली विरासत है, जिसे कोई भी उससे छीन नहीं सकता। आर्यन दौड़कर उसके पास आया और पूछा कि क्या वे हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे, जिस पर अनन्या ने उसे गोद में उठाकर माथे को चूमा और कहा कि अब उनकी खुशियों को किसी की नजर नहीं लगेगी। विक्रम भी वहां मौजूद था और वह दूर से इस सुखी परिवार को देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने अनन्या को उस तूफान से निकलते और फिर से खड़ा होते देखा था। उसने अनन्या के पास आकर बताया कि आरके एंटरप्राइजेस का अधिग्रहण पूरा हो चुका है और अब वह कंपनी पूरी तरह से जेनिथ ग्रुप का हिस्सा बन चुकी है। अनन्या ने सिर हिलाया और कहा कि उस कंपनी का नाम बदलकर अब नया सवेरा रखा जाएगा और वहां से होने वाला सारा मुनाफा अनाथ बच्चों की शिक्षा पर खर्च होगा। यह अनन्या का राहुल को दिया गया आखिरी जवाब था कि उसने राहुल की बनाई हुई नकारात्मकता को एक सकारात्मक उद्देश्य में बदल दिया था।
उसने अतीत के उस अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर दिया था और अब वह भविष्य की किताब लिखने के लिए तैयार थी। अनन्या ने बच्चों को आइसक्रीम खिलाई और उन्हें बताया कि जीवन में उतार छाव आते रहते हैं, लेकिन असली विजेता वह होता है जो कभी हार नहीं मानता और अपनी जड़ों को नहीं भूलता। उसने बच्चों को सिखाया कि पैसा और पावर केवल साधन है, लेकिन असली जीवन में उद्देश्य दूसरों के जीवन में खुशियां लाना होना चाहिए। अनिका ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा कि वह बदी होकर बिल्कुल अपनी मां जैसी बनना चाहती है, जो दुनिया की सबसे बहादुर और अच्छी इंसान है। यह सुनकर अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि उसकी परवरिश सफल हो गई है और उसने अपने बच्चों को सही संस्कार दिए हैं। वे तीनों हंसते खेलते हुए अपनी कार की ओर बढ़े और उनके पीछे छोए गए कदमों के निशान समुद्र की लहरें मिटा रही थीं, जैसे समय पुराने घावों को मिटा देता है। घर पहुंचकर अनन्या ने अपने पिता की तस्वीर के सामने दिया जलाया और उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे इतना काबिल बनाया कि वह अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। उसे याद आया कि जब वह अस्पताल में अकेली थी तो उसे लगा था कि उसका जीवन खत्म हो गया है, लेकिन आज वो जहां खड़ी थी वह उस अंत की नहीं बल्कि एक शानदार शुरुआत की कहानी थी। उसने अपनी डायरी में लिखा कि प्रतिशोध लेने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने दुश्मन से बेहतर और खुशहाल जीवन जिए। राहुल जेल की कालकोठरी में सह रहा था और काव्या अपनी गरीबी में घुट रही थी, लेकिन अनन्या ने अपनी सफलता और अच्छाई से उन्हें वह जवाब दिया था जो शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली था। कहानी का अंत एक नई सुबह के साथ हुआ, जब अनन्या अपने ऑफिस की विशाल खिड़की से मुंबई शहर को देख रही थी, जो अब उसकी मुट्ठी में था। उसके पास अब सब कुछ था, दौलत, शोहरत, ईबलीत और सबसे बिकर एक प्यार करने वाला परिवार जो उसकी ताकत था। उसने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि वह त्यागी हुई पत्नी नहीं है, बल्कि वह एक साम्राज्य है जिसने अपनी तकदीर अपनी मेहनत और साहस से लिखी है। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पांची और वह चमक उठी, एक असली सोने की तरह जो आग में तपकर और भी निखर जाता है। दुनिया ने उसे देखा और सलाम किया, क्योंकि अनन्या सिंघानिया की कहानी हार की नहीं बल्कि एक अविश्वसनीय जीत की गाथा थी।